फैन, चलो सर ये फैन तो ऑन करें, दोनों कर दें ऑन। आपने कर लिया ज्वाइन? चलो अच्छा सर, चले स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। चलो आ जाए वापस, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे और यही मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये देख लें क्योंकि इसकी लैब्स बकाया लैब्स के साथ साथ होती जाएंगी, तो इसलिए इसको मैं अलहदा से यहाँ पे नहीं करवा रहा। जब मैं बकाया चीजें करवाता जाऊंगा तो उसके अंदर इसकी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की लैब्स भी आपकी कवर होती जाएंगी। ठीक हो गया। तो फिलहाल मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जिनकी जो चीजें रहती हैं वो कवर अप कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों को ब्रेक्स मिल रहे हैं। ठीक है, कल से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा गेट कंप्लीट करिए, डॉकर स्टार्ट करें और उसके बाद से कोई ब्रेक्स नहीं है। तो समझ लें जो डेवऑप्स का दिल है वो कल से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें और जिनकी जो चीजें रह गई हैं उसको जरूर कंप्लीट करें, खास तौर पे पाइपलाइंस को, क्योंकि आगे अब जब मैं काम करूंगा डॉकर में तो मैं डॉकर को किस तरह से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करते हैं थ्रू पाइपलाइन में वो करवाऊंगा। मैं आप लोगों को पाइपलाइन बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं पाइपलाइन बनाना सिखा चुका हूँ। उसके अंदर पैरामीटर्स, वेरिएबल्स, किस तरह के तरीके होते हैं, सारी चीजें बता चुका हूँ। हाँ, डॉकर के लिहाज से जो टास्क होते हैं, जो आप लोग पूछते थे कि सर की स्टेप्स, ये टास्क ये क्या है, तो हम सिंपल इको कर रहे हैं स्टेप 1 स्टेप 2, तो मैं वो बताऊंगा कि ये टास्क होता है, इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, डॉकर फाइल का पाथ दें, दैट सेट। तो इसलिए उन चीजों को कवर अप करें लाजमी, क्योंकि सीएसडी में इसी तरह ही करवा सकता हूँ। सीएसडी अलहदा से कुछ नहीं है, सीएसडी सिर्फ ऑटोमेट करने का प्रोसेस है। किन चीजों को वो चीजें पढ़ रहे हैं साथ साथ और उन्हीं को ऑटोमेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सीएसडी क्या है, तो उसको फोकस करिएगा। चले आगे चलते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में आप लोगों से बात करनी है इंशाल्लाह। और मैंने कहा था कि डेवऑप्स में नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, वो सिंपल इस चीज के लिए था कि आप लोगों को थोड़े बेसिक्स जिन लोगों को नहीं पता वो बन जाए कि नेटवर्क होता क्या है, उसकी लेयर्स कौन सी है, काम कैसे करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। पीछे जगह है? हाँ सर, आगे कहीं एडजस्ट होती है चेयर, देख लें। सर ऑन है लैपटॉप का? सर वो कर ले, ज्यादा बेहतर है, ये नहीं चलता। एक मिनट, चल गया? एक मिनट, हाँ जी बताएं। यहां से अच्छा चले। यार तुम्हें क्या है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल जो बातें की थी नेटवर्क्स के लिए, वो यही था कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, और थोड़ी सी नेटवर्क उसकी सिक्योरिटी की बात की थी। तो चले, और मैंने कहा था कि HTTPS में चाहता हूँ आप लोगों को लाजमी है, तो आज उसी को देखेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले। उसके बाद कुकीज क्या होती हैं, वेब कैशेस क्या हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मेल को देखेंगे, डीएनएस और एफटीपी वगैरह को देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, एक बात याद रख लीजिएगा, प्रोसेसेस जो मैं आपको पढ़ा के आया था लिनक्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो यहाँ पर नेटवर्क्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो कुछ सिस्टम्स इस तरह के बने होते हैं, लाइक मेरे पास, पहले एक ही सिस्टम की बात करते हैं, अगर मेरा यही मशीन है, इसके अंदर ही अगर मेरे कुछ प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेसेस के साथ काम करना है तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं, पेरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो पेरेंट और चाइल्ड आपस में बात करते हैं, हम लोगों को वो ज़ॉम्बी और वो ऑर्फन प्रोसेस वाली भी चीज याद है, जिसके अंदर चाइल्ड अपना स्टेटस जब पेरेंट सही तरह से उसको रिट्रीव नहीं करता
उसको नहीं कैच करता तो इश्यूज आ जाते हैं। तो वो भी कम्युनिकेशन ही है ना, वो विद इन द सेम स्टोरी है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और ये ओएस डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में बात की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी बात करवा रहा होगा, सारा कुछ कर रहा होगा, और अगर कोई चाइल्ड प्रोसेस अपना स्टेटस एग्जिट का नहीं दे पाता पेरेंट को, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इनहेरिट कर लेता है। वो जो इनिट वगैरह के हमारे पास प्रोसेसेस होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो उसको इनहेरिट करते थे, और इनहेरिट करने के बाद क्या करते थे, उसको किल कर देते थे। ऐसे ही है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल था, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हैंडल कर लिया विद इन द सेम डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हैंडल कर लिया प्रोसेसेस। लेकिन ऐसा सिर्फ होता नहीं है, यानी कि सिर्फ हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने प्रोसेसेस को कम्युनिकेट नहीं करवाना होता। हमारे पास क्लस्टरिंग होती है, हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो यानी कि क्लाइंट प्रोसेसेस होते हैं कुछ, और कुछ सर्वर प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्लाइंट प्रोसेसेस वो होंगे जो कि इनिशिएट करेंगे कम्युनिकेशन को, और सर्वर जो होगा वो वेट करेगा टू बी कॉन्टेक्टेड बाय सम प्रोसेस। ऐसे ही है ना। सर्वर प्रोसेस खुद कम्युनिकेशन को इनिशिएट नहीं करता, ये वेट करता है कि इसको कोई इनिशिएट करे, आके कोई क्लाइंट आके इसको रिक्वेस्ट करे तो फिर ये आंसर करेगा। ठीक है। अब जब आप ये देखेंगे कि हमारे पास दो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, उस पे दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मैं प्रोसेसेस कह रहा हूं, दो डिवाइस की कम्युनिकेशन तो है अपने 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 अंदर ही, लेकिन उनके अंदर जो प्रोसेसेस है, ये उनकी कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। लाइक इसकी बेस्ट एग्जांपल्स जो हमारे लिए जरूरी है वो क्या है। हमारे पास जब हम लोग बनाएंगे एक ही सर्विस को, एक ही यानी कि एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में कुबरनेटिस के। मैं उधर जब जाऊंगा मैं फिर ये याद करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि एक ही एप्लीकेशन को जब मैं मुख्तलिफ पार्ट्स पे डिप्लॉय करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि जब ऊपर से आती है इंटरनेट से रिक्वेस्ट आती है, तो वो पॉड्स आपस में क्या करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन नहीं होती है? होगी, जाहिर सी बात है। या डेटाबेस बना लेता हूँ मैं 3 पॉड्स पे। अब 3 पॉड डेटाबेस है क्या, उसके अंदर मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी बना होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो डेटाबेस के सिनेरियो में चीजें थोड़ी टफ हो जाएगी। क्यों? तो इस वजह से कि जब आपकी एप्लीकेशन है वो आप 3 डिफरेंट पॉड्स पे डिप्लॉय कर दें, एक लोड बैलेंसर लगा दें तो सिंपल है। हो सकता है पॉड आपस में बात भी ना करें, लोड बैलेंसर कभी, क्योंकि वो एप्लीकेशन तीनों जगह पे डिप्लॉय है। लेकिन डेटाबेस अगर आप तीनों जगह पे डिप्लॉय कर देंगे, और डाटा जब उसके अंदर एंटर होगा तो वो किसी ना किसी एक पॉड में होगा, तीनों में तो नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तीनों में तो नहीं होगा। डाटा एंटर हो रहा है ना, इनपुट आउटपुट होती है डेटाबेस के अंदर, और वो कंटेनर में चल रही है। डेटा वाला आज बेटा आ जाओ, सिर दें जगह दे दें। अच्छा, तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास इशू आएगा कि हमारे पास अगर 3 पॉड में मैंने डेटाबेस डिप्लॉय कर दी है, तो जब डाटा रिट्रीव कर रहा हूं तो किसी एक से कर रहा हूं, तो पॉसिबल है जब दूसरे पॉड से डाटा रिट्रीव करूं तो थोड़ा आए, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं, क्योंकि जब राइट किया था तो वो पहले वाले में हो गया। तो इस सिनेरियो में मैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। एक पॉड को मास्टर बनाते हैं, बकाया को स्लेव बनाते हैं। मास्टर के ऊपर ऑपरेशन होता है, फिर क्या करता है मास्टर ही बकाया पॉड्स पे उसको रेप्लिकेट करता है। ऐसे ही है ना, उसको क्लोन करेगा, सिंक करेगा। तो इस सिनेरियो में प्रोसेसेस आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हर पॉड का आईपी अपना, लेकिन प्रोसेसेस आपस में बात कर रहे हैं। कंटेनर के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है डेटाबेस का जो कि बात कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन होगी, और ये नेटवर्किंग की बहुत इसके अंदर हमारे पास जो है वो काम है। पहली चीज क्या होगी, ये मैं भी आपको बताता हूँ सॉकेट्स क्या होती हैं, लेकिन थोड़ा सा समझें। हम लोग आम तौर पे, अभी जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज करेंगे नेटवर्क लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब मैंने 2 पॉड की आपस में बात करनी है, तो 2 डिफरेंट होस्ट हैं, इनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे नेटवर्क लेयर दरकार है। आईपी उसका भी चाहिए, आईपी उसका भी चाहिए, प्रोटोकॉल लगेगा, राउटिंग टेबल बनेंगे, उसकी एंट्री उसके अंदर डालूंगा, उसकी एंट्री दूसरे वाले के अंदर डालूंगा, और दोनों की कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये जरूरी है। ठीक हो गया, ये तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता नेटवर्क्स में इस तरह से होता है। हम लोगों ने 2 होस्ट की बात करवा दी।
अब अगली चीज क्या है, दो प्रोसेसेस की बात करवाना। जब तक दो होस्ट का आपस में कनेक्शन नहीं बनेगा, दो प्रोसेसेस बात नहीं कर सकते। पहली बात तो ये समझ लें। तो इसलिए मुझे नेटवर्क लेयर चाहिए पहले हाथ, ताकि होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन तो मेरी सेटिस्फाई हो ना। फिर अगली चीज करता हूं। फिर अगली चीज जब प्रोसेसेस आएंगे, अब ये काम नेटवर्क लेयर नहीं करेगी, होगा ओवर द नेटवर्क ही, थ्रू नेटवर्क लेयर। बट एक्चुअली नेटवर्क लेयर का काम नहीं है ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। समझ रहे हैं? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाना ये किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। और जब मैं टीसीपी यूडीपी की आपको दिखाऊंगा एक्चुअली कि काम कैसे करते हैं, तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है। तो चले, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, इसको भी डिटेल में देखना है। अब इसको समझना जरूरी क्यों था? इसको समझना इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले ये समझ लें सॉकेट क्या होती है। समझ लें सॉकेट एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है, एक डिफाइंड वे है। ये हार्डवेयर टू हार्डवेयर वेरी भी करेगा, लेकिन ये आपके साथ ये क्या करेगा, सॉकेट जो होती हैं ये आपकी प्रोसेसेस के साथ अटैच होती हैं। ये प्रोसेसेस का दरवाजा है जहां से प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या कर सकता है, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। ठीक है, आईपी और पोर्ट एड्रेस इसके अंदर मैटर करेगा, सॉकेट के अंदर। ये एग्जैक्टली पोर्ट एड्रेस, पोर्ट सॉकेट में, सॉकेट समझ ले, सॉकेट आप कहेंगे आईपी एड्रेस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट एड्रेस, उसको हम सॉकेट बोलेंगे। नहीं, नेटवर्क। हाँ जी। अच्छा, अब इसके अंदर आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस मिलाकर एक सॉकेट बनेगी। ये पॉइंट वर्ड समझ ले, मैंने आगे जब आपको डीमल्टीप्लेक्सिंग और अभी वो चीजें पढ़ानी है उसमें वापस आ जाएगा। अब आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस मिला के एक सॉकेट बनेगी। ठीक हो गया? हाँ, पोर्ट नंबर ही है यार, पोर्ट नंबर कह लें सर। अच्छा, अब ये जरूरी क्यों है, और ये प्रोसेस को साइन होती है। मैं आपको कह रहा हूं, सॉकेट्स एक दरवाजा है जिसके थ्रू प्रोसेस आपस में बात करेंगे। नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन छोड़ दें, वो आईपी टू आईपी आप लोगों को राउटिंग मेरे से ज्यादा आती है, ओएसपीएफ चलाया, बीजीपी चलाया, उसको छोड़ दें, पीछे की बात करें जरा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सॉकेट्स के थ्रू करेंगे प्रोसेसेस कम्युनिकेशन। अब आप लोगों को पता है मेरे पास एक ही अगर मशीन है उसका एक आईपी होगा, मानते हैं? आईपी सेम है, लेकिन अगर मैं लिखूं :80 और उस :80 पे मैंने एक वेब पेज चलाया हो तो मुझे वो शो होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं लिखूं :8080 और उसके ऊपर मैंने एक और वेब पेज चलाया होगा ना। तो सिर्फ पोर्ट नंबर बदल देने से मेरे पास दो मुख्तलिफ वेबसाइट होस्ट हो रही हैं। आपको वेबसाइट की एग्जांपल दे रहा हूं। इसके अलावा एक्चुअली में नेटवर्क्स के ऊपर भी ऐसे ही होता है कि डिफरेंट पोर्ट की वजह से, सर ये हो गया बंद, चल रहा। अच्छा, तो डिफरेंट पोर्ट नंबर्स की वजह से क्या होता है, उसी आईपी के लिहाज से कम्युनिकेशन हो रही होती है डिफरेंट प्रोसेसेस की। फॉर एग्जांपल उसी मशीन पे मेल सर्वर भी चल सक रहा हो रहा, तो उसकी कोई पोर्ट नंबर 25 होती है, 25 होती है, 25 पे उसको काम करेगा। HTTP की ट्रैफिक चल रही होगी 80 पोर्ट पे, SSL चल रहा होगा 443 पे, या इस तरह डिफरेंट आपके पास जो कम्युनिकेशन चल रही होगी। ठीक है, आईपी सेम है, पोर्ट नंबर डिफरेंट है, प्रोसेस की कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी। ये चीज को समझ ले सर। ये लगी है सफदर साहब, अला है ना? नो ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब जब आप प्रोसेसेस की एड्रेसिंग करेंगे तो उसमें 32 बिट का आईपी एड्रेस लगेगा। सफदर साहब, पठान साहब तुसी लगता हिला रहे हो, मतलब लगता ठीक है। चले,
तो मैं आपसे यही बता रहा था कि प्रोसेसेस की एड्रेसिंग के लिए, हालांकि इस चीज को ये मत समझिएगा मैं प्रोसेस को एड्रेस कर रहा हूँ, प्रोसेसेस को एड्रेसेस दे रहा हूँ। एक्चुअली हो वही चीज रही है कि सॉकेट्स जब लगाऊंगा तो समझ ले एक किस्म का एड्रेस ही जा रहा प्रोसेसेस को, लेकिन ये सॉकेट्स का एड्रेस है, प्रोसेसेस का एड्रेस नहीं होता। सॉकेट्स आगे अटैच होती हैं, तो एक सॉकेट के अंदर आपके पास पोर्ट नंबर है और उसके साथ उसका आईपी एड्रेस है। ये आईपी के ऊपर बात करेंगे अभी। और अब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था हर लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। एप्लीकेशन लेयर पे HTTP था, DNS था, DHCP था, और कौन कौन से थे, SMTP था, टेलनेट था, इस तरह के FTP था। ये सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अच्छा, जितने भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इन जनरल बात समझ ले, उनके टाइप ऑफ मैसेजेस दो तरह के होंगे। एक होगा सर रिक्वेस्ट और दूसरा होगा रिस्पॉन्स। चलें, अगर मैं HTTP में रिक्वेस्ट मैसेज करता हूं तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स मैसेज आएगा, लेकिन इन्हीं मैसेजेस का नाम बदल दें, होंगे टाइप यही, समझ रहे हैं, टाइप यही होगी, लेकिन उसको कोई नाम बदल दिया जाएगा। एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स ही होगा। अभी आप देख लेंगे, मैं आपको जब डिफरेंट प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है कि पहला मैसेज आपके पास रिक्वेस्ट का होगा जो इनिशिएट करेगा, और दूसरा होगा रिस्पॉन्स जो उसको रिस्पॉन्स करेगा। और एक्चुअली ये काम चल कैसे रहा होगा, बिकॉज ऑफ द सॉकेट्स और प्रोसेसेस जो पीछे हम लोग अभी मैं आपको पढ़ा कर रहा, ये वही चीज चल रही होगी। रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट प्रोसेस आया, फिर उसको रिस्पॉन्स किया गया, समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। आपके लैपटॉप से जब आप ब्राउजर को हिट करते हैं, किसी वेबसाइट को हिट करते हैं, आप इनिशिएट करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जाता है, और जब आपको पेज लोड होता है तो सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स मैसेज आता है, समझ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन यही दो मैसेजेस की है, उसमें मुख्तलिफ वे हो जाएगा, लेकिन टाइप यही है, ये दो मैसेजेस ही करते हैं आपस में एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, सिंटैक्स हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मैं सिंटैक्स आपको दिखा दूंगा, और थोड़ा थोड़ा हर एक का मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएगा। फील्ड्स होंगी, हर एक के हेडर की उसकी बॉडी होगी। मैसेज के कोई हेडर होगा जिसके अंदर मेन चीजें होंगी, जिसकी वजह से मैसेज पढ़ने का तरीका बताया जाएगा, उसका हेडर में होगा, और बकाया बॉडी होगी जो एक्चुअल मैसेज होगा उसके अंदर। ठीक है, ये आपके पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की सिमेंटिक्स और सिंटैक्स है। अब थोड़ा सा हर एक का चेंज लाजमी होगा, SMTP के मैसेज का हेडर मुख्तलिफ होगा बिल्कुल HTTP से, लेकिन काम वही है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो आपके पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं लाइक HTTP, SMTP, ठीक है, फिर उसके बाद जो और मैंने बताया DNS वगैरह, ये सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, पूरे दुनिया में सब लोग यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स भी हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज के, लाइक अगर मैं स्काइप यूज करता हूं तो दूसरे एंड पे कम्युनिकेशन किसी स्काइप अकाउंट से ही हो सकती है, प्रोप्राइटरी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरे एंड पे कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अकाउंट ही होगा जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे। इवन व्हाट्सएप के केस में भी यही चीज है, समझ रहे हैं, ये सब प्रोप्राइटरी चीजें हैं। लाइक SMTP प्रोप्राइटरी नहीं है, आपके पास जीमेल में, हॉटमेल में, याहू में, और जो है आपके अपने अपने मेल सर्वर, एक्सप्रेस, ये वो सब में SMTP यूज होता है। तो आप बैठ के अपने मेल सर्वर से जीमेल के अकाउंट को मेल करें, मेल जाएगी। आप जीमेल के अकाउंट से बैठ के हॉटमेल को करें, मेल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं। आपका अपना जो मेल सर्वर कंपनी का, आप उससे मेल करें, मेल जाएगी। प्रोप्राइटरी नहीं है, स्टैंडर्ड है। कम्युनिकेशन का वे जो है वो स्टैंडर्ड है, इसलिए आप कर सकते हैं कम्युनिकेट, स्काइप नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं। तो वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तभी तो जब आप लोग कभी स्काइप के साथ अपाची सर्वर चलाने बैठते थे तो पोर्ट 80 वाला इशू आता था, या पोर्ट 8080 वाला, आपको याद है। आप फिर उसमें स्काइप की पोर्ट नहीं बदल सकते थे, आप उसमें अपाची की पोर्ट बदलते थे, उसके जाके कॉन्फ़िग वगैरह में, अगर आपको याद हो INI फाइल में और पता नहीं क्या क्या, उसमें आप उसकी पोर्ट बदलते थे, फिर जाके ये दोनों इकट्ठे मशीन में चल रहे होते थे। तो ये क्यों है? क्योंकि स्काइप को डिफाइन करते वक्त उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया। उनको पता होना चाहिए था कि वेब सर्विस के लिए पोर्ट 80 चलती है, उन्होंने स्काइप के लिए इस्तेमाल की हुई थी, बात समझ रहे हैं। क्योंकि उनको पता था हमारा प्राइवेट प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया। तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा।
और मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो टोटली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की करूंगा, प्रोप्राइटरी का इतना काम आएगा भी नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर चीजें कुछ समझने वाली हैं ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पढ़ाने लगा हूं, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं वो ज्यादातर ट्रांसपोर्ट लेयर की है, ऐसे ही है ना? वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, नहीं तो उसके बाद कम्युनिकेशन होगी नहीं। अब ये बात मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल में जा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपको सॉकेट्स का और प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन का जो फैक्टर बता चुका हूं। अब जरा समझे इस दोबारा लाइन को जो मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए एप्लीकेशन लेयर को अपनी कम्युनिकेशन पूरी करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर तो नहीं चाहिए, नेटवर्क लेयर भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, रिक्वेस्ट का मैसेज भेजता है, यानी कि एक प्रोसेस चला, उस प्रोसेस को सॉकेट लगेगा और सॉकेट टू सॉकेट कम्युनिकेशन करवाने का जिम्मा किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। और फिर उसको आगे सॉकेट टू सॉकेट दूसरी सॉकेट जानी है, लेकिन दूसरी सॉकेट दूसरे होस्ट पे है। देखे ना, अगर एक ही होस्ट में तब तो नेटवर्क का काम ही नहीं है, तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तब तो नेटवर्क चाहिए ही नहीं, तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेगा। लेकिन अगर वो दूसरे होस्ट पे है, दूसरी डिवाइस पे है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए पहले उसने कम्युनिकेशन करानी है सॉकेट टू सॉकेट। लेकिन आगे ट्रांसपोर्ट लेयर ने भी जब जाना है तो सॉकेट तो दूसरे होस्ट पे है, तो तब क्या चाहिए आपको? नेटवर्क लेयर चाहिए। हो सकता है वो दूसरे नेटवर्क पे हो डिवाइस, तब भी आपको नेटवर्क लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको नेटवर्क लेयर चाहिए, वो उस डिवाइस तक पहुंचाने का जरिया है, वो उस डिवाइस तक पहुंचाएगा, फिर कौन काम करेगा? फिर काम करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करेगा और फिर एक्चुअली पैसेज का रिस्पॉन्स आएगा एप्लीकेशन लेयर की मैसेज को जो कि उसने किया था। अब बात समझ रहे हैं कि क्यों मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर चाहिए और क्यों मुझे नेटवर्क लेयर चाहिए? ये हर एक का अपना अपना काम है, कम्युनिकेशन पीछे ऐसे हो रही होती है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड क्या करती है? सबसे पहले डाटा इंटेग्रिटी। ठीक है, जो डाटा मैंने यहां से भेजा है वो तमाम का तमाम अगले बंदे को क्या हो, रिसीव हो। अब इसके अंदर याद रखिएगा, कुछ तो रिलायबल डाटा ट्रांसफर होता है और कुछ अनरिलायबल होता है। बिल्कुल ऐसी है ना। और कई किसी डाटा को मुझे जरूरत होती है कि यार इसको जितना जो मैंने लिखा है वो लाजमी और मलजूम है कि अगले बंदे को उतना पहुंचे। और किसी डाटा की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, इतनी फिक्र नहीं होती कि यार ये अगर नहीं भी पहुंच रहा उतना तो खैर है। इस वक्त अगर मैं ऑनलाइन वाले हजरात से जो बात कर रहा हूं, तो पॉसिबल है आप लोगों को मेरी हर एक बात ना मिले, लेकिन एक्चुअली मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है आप लोगों को और आपको समझ आ रहा टॉपिक। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज में क्रिटिकल बोल जाऊं और आप वो लोग मिस कर जाए, डाटा ट्रांसफर के अंदर हमें इशू आ जाए और वो पैकेट ड्रॉप हो जाए, किसी को आवाज ना आए, तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सर प्लीज रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। बात समझ रहे हैं? तो इसके अंदर डाटा इंटेग्रिटी में भी देखना पड़ेगा कि कौन सी 100% डाटा चाहिए बिल्कुल दूसरी साइड पे, और कहां पे मुझे 100% नहीं चाहिए, टॉलरेट कर सकता हूँ सम लॉस। अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा तो टॉलरेट कर सकता हूँ। ऑडियो वीडियो के अंदर आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो पता है आप लोगों को कौन सा ऐसा डाटा होता है जिसको टॉलरेट कर नहीं सकते। देखें, आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं आजकल, और ओवर द इंटरनेट, ओवर द वेब यूज करते हैं आप लोग। जाहिर सी बात है, आप जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसके अंदर आपके पास ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल होता है, आपको क्या करना पड़ता है? आपको पहले अपना पासवर्ड देना पड़ता है, अपना लॉगिन देना पड़ता है, फिर जाके चलती है। ऐसे ही है ना? और जब आप वो देते हैं तो आपको पता है कि आप जब उसको अपलोड करते हैं तो पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल ही लेकर जाएगा उसे, वो चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे चाहे टीसीपी हो, चाहे यूडीपी हो, वही लेके तो वही जाएगा ना, पेश करके फिर आपको ऑथेंटिकेशन करवा कर देगा। तो उसके अंदर देखा यह जाएगा कि अगर तो मेरे पास रिलायबल ट्रांसफर नहीं है, तो आपके पासवर्ड का आपको पता है कि अगर आप एक लेटर भी चेंज कर दें, मिस कर दें, स्पेस डल गई, तो आपका पासवर्ड नहीं चलता। मानते हैं ना? तो उस सिनेरियो के अंदर आप बेयर नहीं कर सकते डाटा लॉस। समझ रहे हैं? इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल है जिसके अंदर आप लोग डाटा लॉस बेयर ही नहीं कर सकते। समझ? सर अभी तो लोग बैठे हैं लाने वाले, मैं क्या कर सकता हूं? चले,
आगे चलते हैं। टाइमिंग, दूसरी चीज आपके पास है ये टाइमिंग का फैक्टर। अच्छा, ये भी ऊपर वाले चीज से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट इंटरेक्टिव होती है। वैसे तो अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों से, वो भी इन्वायरमेंट एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन इसकी ज्यादा बेटर एग्जांपल है गेम्स जो आप लोग खेलते हैं आजकल। मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स जो होती हैं जो आप खेलते हैं, वो उसकी बेटर एग्जांपल है। जस्ट लाइक पबजी अगर आप लोग खेलते हैं, उसके अंदर वो नीचे स्टेटस बता रहा होता है कि इस वक्त आपके पास जो डिले आ रहा है वो इतने सेकंड का है। अब बात समझ रहे हो, जो पिंग आ रही होती है वो आपको यही बता रहा होता है कि इस वक्त आपके पास जो डिले है वो इतने सेकंड का है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं फायर करता हूँ बुलेट, मेरे सामने मेरा एनिमी था, लेकिन अगर मेरी पिंग ज्यादा थी, मेरी डिले ज्यादा थी, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, मुझे वो सामने नजर आ रहा लेकिन एक्चुअली वो जा चुका। तो जब मैं फायर करता हूं तो मैंने तो बाद में किया ना एक्चुअल टाइम पे, समझ रहे हैं? तो वो बुलेट उसको नहीं लगती। ऐसा बहुत होता है। आप गेमर्स जो हैं प्रोफेशनल, आप उनको देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज आती है तो उनको बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है जिसमें वो पिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये टाइमिंग वाला इशू आता है। ट्रैक्टिव डिले नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। डाटा तो छोड़े कि कितना कितना नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंक होना चाहिए। तो वो चीज भी आपके पास आती है, ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे इन्फोर्स करते हैं दोनों प्रोटोकॉल्स। उसके बाद होती है आपके पास थ्रूपुट। थ्रूपुट होती है कि आप किसी एक रिसोर्स से कितना आउटपुट ले रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक लिंक है और उस लिंक की कैपेसिटी 100 GB है, लेकिन मैं उससे जो उसकी आउटपुट ले रहा हूं पर सेकंड, जो उसकी 100 MB स्पीड है, मुझे उतनी नहीं मिल रही। मैं 50 ले रहा हूँ, 60 ले रहा हूँ, तो उसकी थ्रूपुट क्या है, 60%। ठीक है, तो ये थ्रूपुट का फैक्टर भी आता है। अब ये चीज इस्तेमाल होती है मल्टीमीडिया वगैरह में, ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ और एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम इसको थ्रूपुट वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसके अंदर थ्रूपुट जो है, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो है, ठीक है। नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब भी इवन है, लेकिन यूट्यूब उस तरह से नहीं है। नेटफ्लिक्स के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज है। आप उसको देखें अगर, तो उसके अंदर आपके पास HD 4K ये वो, अब उसकी उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर से उसकी थ्रूपुट आनी जानी है, उसको लेनी पड़ेगी। और अगर वो कम है तो वो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये फैक्टर नेटवर्क के लिहाज से बहुत मैटर करेगा उधर, उनके लिहाज, उनकी जो साइड पे चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर मोटा मोटी चीजें मैंने आपको बता दी कि चाहिए होती हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा हमारे पास एप्लीकेशन को ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। आखिरी जो चीज है मैं वो मिस कर गया था, वो है सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगी? सबसे पहली चीज तो ये, आप लोगों ने वो मशहूर जमाना सुना होगा, 3-वे हैंडशेक जो TCP प्रोटोकॉल करता है, कि जब तक वो बन नहीं जाता तब तक ये काम स्टार्ट नहीं करता। एक बात मैं आपको बता दूं वैसे, कि स्टार्ट के अंदर इंटरनेट को बनाते वक्त सोचा नहीं गया था ज्यादा सिक्योरिटी के बारे में। सोचा यही गया था कि ये जो इंटरनेट हम बना रहे हैं, ये वो सीधा सीधा दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट्स इट। इसको पब्लिक करने का इरादा रूदा कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन आहिस्ता 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 इसको पब्लिक करना पड़ा, और जब पब्लिक कर दिया तो अब उनको थ्रेट भी है। और हम सबको पता है कि आजकल डाटा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिस जो कि अगर किसी का आपने आपका डाटा अगर किसी ने अपने पास एक्सेस कर लिया है तो आप वनरेबल हो गए हैं, ठीक है। इवन आप स्टूडेंट्स जो हैं, मैं अगर आप लोगों को मुझे अपना पासवर्ड खोल के व्हाट्सएप चेक कर लेने दें, आप लोग कहेंगे नहीं सर प्लीज, ठीक है। तो डाटा यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिंपल एक स्टूडेंट का पर्सनल मोबाइल है जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो आप सोचें, एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस जो है, इवन बैंक्स जो हैं, वो कभी भी बेर नहीं कर सकते। और लेकिन अगर आप देखें, आप जाएं तो आप अपने जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की आपकी सर्विस है, ये नादरा वाली, अगर आप इसी को देखें तो ये भी ओवर द इंटरनेट नहीं चल रही है। आप जाते हैं, आप जाकर अपना अंगूठा लगाते हैं या अपना ID कार्ड का नंबर डालते हैं, इस्लामाबाद में सर्वर्स पड़े हैं, जिधर भी पड़े हैं, वहां से पूरा आपका घर वालों का सारा डाटा आ जाता है। तो ये ऐसा है, वो कहीं ना कहीं सेव है,
समझ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेव है। इवन चले छोड़े, आप लोग बैंक अकाउंट्स खुलवाने जाते हैं, आप लोग वहां पे कहते हैं जी बायोमेट्रिक करें अपनी, आप बायोमेट्रिक करते हैं, उस वक्त आपका जो बैंक का सिस्टम है वो क्या करता है, वो नादरा को एक्सेस करता है, वो वेरिफिकेशन आती है, पूरा एक पेज आता है कि हाँ जी, वो आपकी पिक्चर के साथ आता है, सारा कुछ आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह खुद आ जाता है। अब बात समझ, यानी कि ओवर द नेटवर्क एक्सेसिबल है ना, और ये डाटा कोई एमी तो नहीं है कि ये अगर लॉस हो जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ये अगर लॉस हो जाए तो हम सबको पता क्या क्या हो सकता है। ठीक है, नादरा का सारा डाटा अगर लीक हो जाए तो वनरेबल हो जाएगा नादरा पूरा का पूरा। तो उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी किसी भी प्रोटोकॉल या लेयर का हिस्सा कोई नहीं थी, मैं आपको ये बता दूं पहले बात, ये बाद में डाली गई। इंक्रिप्शन करना, डाटा इंटेग्रिटी करना, जो आया वही जाए, इसकी इंक्रिप्ट करना, कनेक्शन चेक करना, रिलायबल है क्या, ये सारी की सारी चीजें बाद में डाली गई। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस बता तो रहा हूँ कि सिक्योरिटी के लिए भी यूज होगी, लेकिन एक्चुअली इट वाज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर जब ये बनी थी, बाद में इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं और थोड़ा सा टीसीपी यूडीपी को पढ़ लें, फिर हम सीधा एचटीटीपी में डाइव इन करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, टीसीपी और यूडीपी दो ही प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। जितनी तारीफें करना चाहते हैं आप टीसीपी की करते जाएं, लेकिन एक्चुअली इन तारीफों का मतलब ये नहीं है कि यूडीपी बिल्कुल फजूल है और वो यूज नहीं होता। बात समझ रहे हैं? ठीक है, मैं हर जगह पे कहूंगा ये फीचर भी टीसीपी में है, ये फीचर भी टीसीपी में है, ये भी नहीं है यूडीपी में, ये भी नहीं है यूडीपी में, लेकिन एक्चुअली उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, सो व्हाई बॉदर यूडीपी, हम लोगों ने स्टिल इसको रखा क्यों हुआ है, अभी भी पढ़ाते हैं। खान साहब बाद आ जाओ। मुझे भी पता है, इसको कोई सेट करें, ऐसे ही चले, ऐसे ही रहने दे फिर, चलो लगवाते रहो। अच्छा चले, तो यूडीपी रखा ही क्यों है हम लोगों ने, वो रखा इसलिए हुआ है क्योंकि एक्चुअली कई ऐसे सिनेरियोज है जहां पे यूडीपी बहुत सेट बैठता है। तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं टीसीपी इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो इतना डिले आएगा ना, आप लोगों की सोच है, हम लोग कम्युनिकेट कर नहीं सकेंगे, क्योंकि टीसीपी के अंदर उसने क्या करना है, उसने रिलायबल ट्रांसफर बनाना है, उसने इंक्रिप्शन वगैरह और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो उसके उसके अंदर हम लोग डाटा को लॉस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उसने कोशिश ये करनी है कि जितना डाटा है वो तमाम का तमाम पहुंचाए। तो जब वो तमाम का तमाम पहुंचाएगा तो उसके अंदर डिले आएगा। समझ रहे हैं? यूडीपी में, अच्छा ये जो हमारा सिनेरियो है इस वक्त जो मैं ऑनलाइन वाला से बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें हम लॉस डाटा का बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यूडीपी इस्तेमाल करेंगे। उसका बस ये कि कम्युनिकेशन का फ्लो ना टूटा, चलती रहे, अगर कोई हमारे पास पैकेट लॉस भी हो रहा है सो डजंट मैटर, हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन चलती रहे। और यही काम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में पीछे चलता है। यूट्यूब अगर आप देखें तो यूट्यूब में दोनों प्रोटोकॉल्स चल सकते हैं, टीसीपी भी यूडीपी भी, और कई जगह पे हो चलते भी दोनों हैं, लेकिन ज्यादातर यूडीपी इस्तेमाल हो रहा होता। अगर टीसीपी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो आपको यूट्यूब का एक्सपीरियंस बहुत खराब मिले। बात समझ रहे हैं? इसलिए यूडीपी एब्सोल्यूट नहीं किया गया, आज भी मार्केट में चल रहा है। समझ रहे हैं? तो चले थोड़े से फीचर्स पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर है। सबसे पहले टीसीपी एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट है सेंडर और रिसीविंग के दरमियान में। अच्छा, इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ये रिलायबल डाटा ट्रांसफर, इसको आरडीटी प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। इसके अपने वर्जन्स हैं, इवन आरडीटी 1 2 3 2.1 इस तरह करके काफी वर्जन्स हैं। मैं आपको वो वर्जन्स नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो फिर बहुत इन डेप्थ डिटेल चली जाएगी, मुझे इतना जाने की जरूरत नहीं। मैं एक आधा आपको वर्जन बता दूंगा रिलायबल डाटा ट्रांसफर का कि ये होता किस तरह से है। लाइक के अगर मैंने एक पैकेट भेजा, वो अगले वाले को रिसीव नहीं हुआ, तो मैं जी अगला पैकेट नहीं भेज सकता, मुझे पहले उसी को दोबारा रीट्रांसमिट करना। या मैंने एक पैकेट भेजा, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, रिसीव कर लिया था उसने लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, फिर मैं रीट्रांसमिट कर रहा हूँ। या मैंने फिर ट्रैफिक भेजा, मैंने पैकेट भेजा, उसकी एक्नॉलेजमेंट मेरे टाइम आउट से बाद में आई, स्लोनेस आई, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट बाद में भेजी लेकिन तब तक मैं रीट्रांसमिट कर चुका था। तो इस तरह से रिलायबल ट्रांसपोर्ट
जो है प्रोटोकॉल होता है हमारे पास, और हम लोग रिलायबल ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बिल्कुल एनफोर्स करते हैं कि जी पैकेट लॉस नहीं होगा। मैं आपको बता तो रहा हूं ना, देखें कि मैं एक पैकेट भेज रहा हूं, उसकी एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहा हूं कुछ सेकंड, कि जब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा रिसीवर तब तक अगला पैकेट नहीं दूंगा। अगर आप सोचें इसी रिलायबल ट्रांसफर को मैं यूडीपी के अंदर इंप्लीमेंट कर दूं, और जिसका जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दूं, तो जब तक मेरा पहला लफ्ज आपको नहीं पहुंचता अगला नहीं आएगा। कम्युनिकेशन हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी कम्युनिकेशन। बात समझ रहे? अगला नहीं आएगा आपके पास। फिर अगर आपने एक्नॉलेजमेंट दे दी कि हाँ जी पहुंच गया, फिर मेरा अगला लफ्ज आपके पास रिसीव हो रहा होगा। समझ रहे? तो ये आपके पास रिलायबल ट्रांसफर है। टीसीपी में होती है, यूडीपी में कोई रिलायबल ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उसमें कोई ऐसा प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, सीधी जा रही है, दैट्स इट। अनरिलायबल चैनल पे बात हो रही है, सारा कुछ चल रहा है। उसके ऊपर जो है रिलायबल डाटा ट्रांसफर है। अगली चीज फ्लो कंट्रोल है इसके अंदर, टीसीपी के अंदर। फ्लो कंट्रोल में थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे जब टीसीपी पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ क्या करता, जब आप पहले दिन डेवऑप्स पढ़ने आए थे, मैं पहले दिन बैठ के आप लोगों को पूरी डेवऑप्स को पढ़ाने की कोशिश करता, तो क्या आप लोग कर लेते? कभी भी नहीं। क्योंकि ये एक कैपेसिटी होती है रिसीवर की कि इतनी कैपेसिटी है, इतना ये अब्सॉर्ब कर सकता है एट अ टाइम, दैट्स इट। इसके ऊपर अगर आप डालेंगे तो वो भी रिसीवर भी कहता हूं तुम छुट्टी जाओ, मैं कहना सुन रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग लोड करते जाएं, उसके अंदर डाटा रिसीव बिल्कुल नहीं हो रहा होता, वो जाया हो रहा होता। इस चीज को यूडीपी इन्फोर्स नहीं करता, वो रिसीवर की कैपेसिटी नहीं देखता, वो बम्बार्ड करता। ये लो ट्रैफिक अब है कि नहीं है रिसीवर की कैपेसिटी उसकी बिला से। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूं तो यूडीपी क्या कर रहा है? बम्बार्ड कर रहा है ट्रैफिक, तमाम ऑनलाइन बच्चे जो सुन रहे हैं। लेकिन उसमें होगा क्या, कईयों का अगर नेटवर्क स्लो है या कैपेसिटी कम है तो ड्रॉप हो रहे हैं पैकेट, लेकिन बाकी लोग सुन रहे हैं मुझे। समझ रहे हैं? अब ये चीज क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्लो कंट्रोल नहीं है उसमें। लेकिन टीसी में फ्लो कंट्रोल है। वो देखेगा रिसीवर के लिहाज से जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना डाटा जाएगा जी उस वक्त में, बस। अगर वो 100 MB की कैपेसिटी रखता है 100 MB भेजा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जितनी कैपेसिटी है उतना ही जाएगा। क्या के पास फ्लो कंट्रोल है। लेकिन ये फ्लो कंट्रोल रिसीवर की कैपेसिटी पे होता है, नेटवर्क की कैपेसिटी पे नहीं है, रिसीवर की कैपेसिटी पे है। अगली चीज जो है कंजेशन कंट्रोल। समझ ले, ये नेटवर्क की कैपेसिटी है। बात समझ रहे हैं? अगर मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं और उनके दरमियान एक लिंक बना हुआ है, और मेरे पास पहली वाली डिवाइस का एक और डिवाइस के साथ लिंक है, लेकिन उस लिंक का जो पहले वाली डिवाइस के साथ है उसका थोड़ा सा पोर्शन ये लिंक इस्तेमाल करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सब ने अभी यहां से निकलना है, किसी ने कलमा चौक जाना है, किसी ने यहां से वापस सदीक सेंटर की तरफ जाना है, या और नहर को निकलना है, हम सब ने ये गालिब मार्केट वाला रोड इस्तेमाल करना है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ये टोटा तो हम सब ने इस्तेमाल करना है ना यार। तो इस लिंक पे, इस सड़क पे कंजेशन आ सकती है। हालांकि हम सबके रूट डिफरेंट है, किसी ने ठोकर जाना है, किसी ने कहीं जाना है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम सब ने जब यहां से निकलना है तो सब ने इसको इस्तेमाल करना। हालांकि रूट डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस लिंक पे, इस पर्टिकुलर टोटे पे क्या आ सकती है? कंजेशन। पूरे नेटवर्क में नहीं, लेकिन ये एक टोटे की वजह से पूरे नेटवर्क पे कंजेशन देखी जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोगों के जोड़ टाउन में आजकल काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक अगर आप लोग देखें तो उधर से वावड़ा टाउन तक है, ठीक है, क्योंकि रास्ता और कोई नहीं। वावड़ा टाउन तक है, पीआई रोड पे भी है, ठीक है, इवन वो यूसीबी वाले रोड पर भी है। तो सड़क तो एक थी खराब, लेकिन उस लिंक के टूट जाने से बकाया लिंक्स के ऊपर क्या है? कंजेशन। तो टीसीपी इसको भी देखता है, कंजेशन कंट्रोल भी करता है, क्यूइंग करता है, इसके अंदर क्यूज में लगाता है चीजों को, ठीक है, बफर बनाता है, बफर के अंदर क्यूज बनाकर उसमें रखवा रहा होता है। तो वो काम भी करता है, ये कंजेशन कंट्रोल भी करता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी इसके अंदर है, यूडीपी के अंदर ये भी कोई नहीं है। अगली चीज डज नॉट प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड नहीं करता? टाइमिंग। वही वाली चीज जो मैंने आपको कहा था, वो जो पिंग शिंग आती है ना, वो
गारंटी नहीं करता, प्रोवाइड जरूर करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डज नॉट प्रोवाइड, लेकिन मैंने लिखा आगे गारंटी नहीं करता। गारंटी कोई नहीं है कि प्रोवाइड करेगा जी मिनिमम इतनी। लाइक फॉर एग्जांपल आप टीसीपी का कोई कनेक्शन लें और आपको टीसीपी वाला के जो गेमर्स हैं उनको कि यार तेरी पिंग जो है ना 30 एमएस से ऊपर नहीं जाएगी, और परफेक्ट है, जबरदस्त, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कर रहा। हो सकता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में आपको वाकई वो 30 दे, आपकी पिंग ऊपर ना जाए, लेकिन वो गारंटी नहीं कर रहा। हो सकता है बाद में कभी आपके पास 200 भी आ रही हो, 300 भी आ रही हो, इसकी गारंटी कोई नहीं है। प्रोवाइड जरूर करता है, कोशिश करता है टाइमिंग वाले फैक्टर को प्रोवाइड करने की और मिनिमम थ्रूपुट प्रोवाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी भी गारंटी कोई नहीं। और इवन सिक्योरिटी की भी गारंटी कोई नहीं है। आप देख ले, पढ़ सकते हैं, प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी भी, लेकिन गारंटी कोई नहीं है उसकी। ठीक है, यूज करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर जा सकते हैं आप लोग। यूटीपी तो एक्चुअली इनमें से कोई चीज प्रोवाइड ही नहीं करता। ठीक है, कोई ऐसी चीज को वो गारंटी करता ही नहीं है, थोड़ा से भी नहीं प्रोवाइड करता, मिनिमम कुछ भी नहीं देता वो। इसके तो फिर टीसीपी कुछ ना कुछ देता है, यूटीपी बिल्कुल कुछ नहीं करता। देख सकते हैं, ना तो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, ना फ्लो कंट्रोल, ना कंजेशन, ना टाइमिंग, ना थ्रूपुट, ना गारंटी। कोई चीज, किसी चीज की कुछ कोई गारंटी नहीं देता। कोई कनेक्शन सेटअप भी नहीं करता। यूटीपी कुछ प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन टीसीपी कुछ करेगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं देता। और एट द एंड टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि पहले कनेक्शन बनेगा फिर काम होगा। यूडीपी में ये भी नहीं है, उसमें भी कोई कनेक्शन नहीं होता, ना वो रिलायबल है ना उसके अंदर कनेक्शन बनता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं टीसीपी यूटीपी के, जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपने प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अब इसके अंदर कि ये आपके पास एप्लीकेशंस हैं और उसके आप अगेंस्ट देख लें कि कहां कहां पे हम लोग यूडीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी मैं काफी आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं और मोर और लेस वो यही है। अगर आप देखें तो आपके पास एचटीटीपी ट्रैफिक या यूट्यूब की जो है उसके अंदर आप टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज कर सकते हैं। इवन जो आपके ये इंटरनेट टेलीफोन वगैरह जो होते हैं, ये स्काइप वगैरह, ये सारा कुछ, उसके अंदर भी आप टीसीपी और यूडीपी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। खान साहब बैक चुको ना जरा, चुको, ये देखें वो तार निकली, सुनाए, खजाना आपने अपने नीचे छुपाया हुआ है सर, ये यहां से जा रही है एचडीएमआई की। इसको ऐसा करें, इधर को कर दे थोड़ा सा, ये एचडीएमआई है सर। खुश है सर अब, चल क्यों नहीं करें डिस्कस। आप मुझे एक बात, ठहर जाए एक मिनट, मेरी बात सुने। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि ऊपर देखें, ठीक है ईमेल में टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है, टेलनेट में, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में टीसीपी यूज हो रहा है, मैं मानता हूं तो टीसीपी ही करना है। लेकिन एक्चुअली अगर आपके पास यूट्यूब वगैरह की कोई ट्रैफिक है, उसमें आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर ज्यादा बेटर तो यूडीपी ही है। आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उसके अंदर कनेक्शन सेटअप और ये वो सारी चीजें करने में। हाँ स्पीड है ना, अगर ये सारी चीजें वो नहीं देता तो स्पीड तो दे रहा है ना, यूडीपी की स्पीड तो आएगी, तभी तो हम यूज कर रहे हैं इसको, समझ रहे हैं। वो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना ले, आ जाए। अच्छा, टीसीपी यूडीपी वगैरह में सिक्योर कैसे किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। सिक्योरिटी की कोई लेयर पहले किसी प्रोटोकॉल में कुछ नहीं थी। एक अलहदा से हमारे पास प्रोटोकॉल है जिसको हम एसएसएल बोलते हैं, इसको अटैच किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो ख्वाह वो टीसीपी हो चाहे वो एचटीटीपी हो, इसी को अटैच करेंगे। समझ रहे हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इंक्रिप्शन होती है, इंटेग्रिटी और एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन करवाता है। ये तीनों चीजें एसएसएल में है, किसी और प्रोटोकॉल में नहीं है। टीसीपी यूडीपी दोनों इंक्रिप्शन नहीं करते, क्लियर पासवर्ड जाते हैं सॉकेट के अंदर से जा रहे होते हैं। टीसीपी यूडीपी में क्लियर पासवर्ड जा रहे होते हैं, ये कुछ नहीं करते। जितनी इंक्रिप्शन है वो एसएसएल करता है। तो याद रखें, जब आपने वेबसाइट्स को होस्ट करना है और आप लोगों ने डीएनएस मैपिंग करनी है, तो पहले तो आप एचटीटीपी पे चलाएंगे, लेकिन उसके अंदर आपकी जितनी ट्रैफिक है इनक्रिप्टेड कोई नहीं,
कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई डाटा इंटेग्रिटी नहीं। और कई ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो कि अब HTTP की ट्रैफिक को तो मानती ही नहीं है, यूज ही नहीं कर सकते आप। कई आपके ऐसे ब्राउजर्स हैं जो कि HTTP की वेबसाइट को खोलने नहीं देते। आपके एंटीवायरसेस हैं, आपके डिफेंडर्स हैं, ये नोड वगैरह और ये कैस्परस्की वाले, ये जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं 40 क्लाइंट वगैरह, वो आपको खोलने नहीं देंगे। HTTP की वेबसाइट जो HTTP पे होस्टेड है वो चलाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी का मैट्रिक लिया ही नहीं गया। आपको क्या करना पड़ता है? उसके साथ एक SSL सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के साथ। ये मैं करना सिखाऊंगा क्योंकि ये आपका काम है। आप अपनी एक वेबसाइट के साथ या एक वेब एप्लीकेशन के साथ SSL सर्टिफिकेट कैसे बाइंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जब हम लोग वेब सर्वर्स वगैरह का मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं वहां पर आपको एक वेबसाइट के साथ SSL सर्टिफिकेट वगैरह बाइंड करना दिखाऊंगा कि कैसे बाइंड करते हैं। फिर SSL सर्टिफिकेट लेना दिखाऊंगा, SSL सर्टिफिकेट लेते कैसे। देखें, आप लोगों को ये खुद भी बना सकते हैं, आप लोग सेल्फ साइंड भी होते हैं, खुद भी बना सकते हैं। कमांड्स वगैरह होती हैं, आप बनाए पब्लिक और क्लाइंट का वो कीज वगैरह, ये उसको बाइंड कर लें, कर सकते हैं। लेकिन आप ये बाय भी कर सकते हैं। इवन जो आपकी ये जो होस्टिंग होती है, डोमेन्स वगैरह जो देते हैं, GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, ये लोग भी आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं, आप इनसे भी ले सकते हैं। लेकिन आपको सर्टिफिकेट AWS भी देता है, फ्री में देता है मेरे ख्याल से। ACM लेट्स एनक्रिप्ट भी है, एग्जैक्टली लेट्स एनक्रिप्ट भी है, बिल्कुल। तो आपको ACM भी देता है, वो वहां से बाइंड कर सकते हैं। ये लैब मैंने करानी है, लेकिन बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट सिक्योर होगी। अब बात को समझ लें। अब जब मैं ये लैब कराऊंगा तो याद रखिएगा, ये लैब एक्चुअली तो वेबसाइट के साथ SSL की बाइंडिंग की है, लेकिन ये एक्चुअली किस चीज में लाए करेगी? सिक्योरिटी में। ठीक है, हर चीज को पॉइंट आउट करते जाएं। आपसे जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस होने हैं ना, वो मॉड्यूल वाइज होने हैं। और जब वो सिक्योरिटी के मॉड्यूल में आएगा ना, तो उसने कहना है कि यार आई एम होस्टिंग अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, व्हाट सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड यू टेक टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी एक्शंस ऑन माय वेबसाइट। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले कहेंगे सर सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट को SSL पे होस्ट करवाऊंगा। समझ रहे? पहली चीज तो ये आएगी। उसमें कहेंगे क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होती है उसके अंदर, इंक्रिप्ट करूंगा, डाटा इंटेग्रिटी होगी, एंड पार्ट ऑथेंटिकेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे। इसके बाद अभी आगे चलते चलते मैं और चीजें स्टैक में डालता जाऊंगा। पहले आपको SSL बता दी है, वेब का पता आपको, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का, दो चीजें तो बताई हैं। अभी इसके अलावा और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती जाएंगी, मैं वक्तन फवक्तन बताता जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और एक्चुअली टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो इतनी सारी कहानी मैंने पहले सुनाई है, सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए बताई है कि आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्यों जरूरी है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि कंजेशन कंट्रोल क्या है, फ्लो कंट्रोल क्या है, UDP TCP में क्या फर्क है। अब बात करते हैं आपके पास HTTP प्रोटोकॉल की। तो सबसे पहले तो ये समझना है, जो URL होता है आपके पास, यूनिवर्सल रिसोर्स एलोकेटर जो है आपके पास, लोकेटर जो है, ये क्या होता है? इसकी हमारे पास जो है एक URL के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो देख लें। तो सबसे पहले आपके पास ये आता है ना www.school.something.com, ये वो सारा कुछ, ये आपके पास होस्ट नेम होता है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर पड़े होते हैं, वो स्लैश डाल के पाथ के साथ शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट थी someschool.edu, लेकिन उसका एक पेज था अबाउट अस का या गैलरी का, और वो गैलरी के ऊपर मैंने पिक्चर्स डाली थी अपने स्कूल की। तो पाथ में क्या आएगा? www.someschool.edu/gallery। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझ लें, क्योंकि आपका काम इसी से चलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पेजेस हैं, हम शो कराना चाहते हैं, ऐसे ही है ना, तो PDF डॉक्यूमेंट है, वो मुझे शो कराना है अपनी वेबसाइट पे। तो मैंने उसको रखा कहीं और हुआ, वो रखा कहाँ पे अभी छोड़ दें आप, डाटाबेस में नहीं पड़ा, लेकिन वो रखा मैंने किधर, और वो कोई HTML का पेज भी नहीं है, PDF डॉक्यूमेंट है, मुझे वो शो करवाना है। कैसे करवाऊंगा? मैं इसी तरह पाथ पे रख दूंगा और उस पाथ के ऊपर उस PDF डॉक्यूमेंट को कॉल कर दूंगा। ठीक है, उस पाथ पे जब कॉल होगा वो चला देगा उसे। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके पास क्या है? ये URL की मैपिंग है, पाथ वगैरह सब कुछ सेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल JPG कोई इमेज है,
कोई जिप फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, उसका पूरा इसी तरह से स्लैश करके वो पाथ बन रहा होगा। और ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैं लिनक्स के अंदर wget से उसको डाउनलोड करना बता रहा था कि कैसे डाउनलोड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये वही चीज है, इसलिए इस चीज को समझ लीजिएगा गौर से। अब एक सिंपल सा आपको बताता हूं कि हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ये काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप सबको पता है कि वेब प्रोवाइड करने के लिए प्रोटोकॉल है, ठीक है। 80 इसकी पोर्ट होती है, इसकी जो एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल ठीक है। काम कैसे चलेगा, कोई भी पीसी कोई ब्राउजर यूज करेगा, वो रिक्वेस्ट का मैसेज देगा, सर्वर के ऊपर वेबसाइट चल रही होगी, कोई ना कोई वेब सर्वर चल रहा होगा। इन वेब सर्वर में अपाची है, एनजिनिक्स है, IIS है, टॉमकैट है, नोड वैसे भी चला सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सर्वर पे चल रहा होगा, सर्वर क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरह किसी भी आप अपनी और डिवाइस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसी सर्वर को, और वही रिस्पॉन्स आपको शो करवाया जाएगा। बात समझ रहे? HTTP क्या यूज करता है, TCP प्रोटोकॉल, ठीक हो गया। इनिशिएट करता है TCP कनेक्शन, क्रिएट सॉकेट टू सर्वर, पोर्ट 80 पे चलाता है। सर्वर एक्सेप्ट करता है TCP कनेक्शन फ्रॉम क्लाइंट। HTTP मैसेज एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल मैसेजेस जो होते हैं एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन द क्लाइंट और बिटवीन द HTTP सर्वर। TCP कनेक्शन फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। पहले कनेक्शन खुलता है, HTTP ट्रैफिक आपस में बात करती है क्लाइंट और सर्वर, और बाद में उस कनेक्शन क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो ये आपके पास एक HTTP की पूरे का पूरा साइकिल है। HTTP आपके पास स्टेटलेस है, लाइक फॉर एग्जांपल, क्या मतलब जी स्टेटलेस है? स्टेटलेस का मतलब यह है कि सर्वर कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के लिहाज से अपने पास सेव नहीं करेगा। अब यहां पे आप लोग मेरी इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं जब अगली दफा एक दफा मैं वेबसाइट को हिट करता हूं, जब अगली दफा उसे हिट करता हूं तो मेरे पास जल्दी लोड हो जाती है, जल्दी लोड हो जाती है ना, तो वो तो अभी कैशिंग है। सर्वर अभी कोई स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा। अभी भी आप लोग मेरे साथ डिसएग्री करेंगे, कहेंगे सर मैं भी नहीं कर रहा। मैं जब जाता हूं, मैंने कोई एक उधर से क्या किया था, एक कार्ड बनाई थी Amazon.com पे या Alibaba.com पे, मैं अगली दफा लॉग इन करता हूं, उधर जाता हूं, कार्ड बनी होती है, वैलिड है ना। आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, Dras.pk पे कर रहे हैं, आपने लॉग इन किया तो जैकेट डाली, कार्ड बनाई, चेकआउट नहीं किया, बंद कर दिया। जब दोबारा गए तो क्या हुआ, कार्ड को खोला और कार्ड बनी पड़ी थी, बनी पड़ी हुई थी ना। तो इसमें तो ये बात जो मेरी है कि जी HTTP स्टेटलेस है, ये तो फॉल्स हो गई, सर्वर तो स्टोर कर रहा है। ऐसे ही है ना सर? एग्जैक्टली। देखें, HTTP का जो कनेक्शन है वो स्टोर नहीं हो रहा। आप कार्ड बनाए, आप कुछ करें, इस तरह तो फेसबुक में भी आपका डाटा स्टोर होता, डाटा स्टोर नहीं होता फेसबुक पे। तो क्या इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन वहां से ही चल रहा है? आपका कनेक्शन दोबारा बनता है। आप एक दफा टैब बंद कर दें, मैं ब्राउजर बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे का पूरा विंडो बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टैब कह रहा हूं कि जिस टैब में आपने कोई जो वेबसाइट खोली उसको बंद कर दे, कनेक्शन खत्म। दोबारा आप जब जाएंगे तो याद रखें, जो ये कह रहा हूं ना स्टेटलेस है, इसका मतलब है कि TCP का कनेक्शन दोबारा बनेगा, कनेक्शन वो नहीं रहेगा। ये पॉइंट समझ लें। अभी अगला टॉपिक में जब मैंने परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट करवाना है तो ये बात दोबारा आनी है, कनेक्शन दोबारा बनेगा। आप टैब बंद कर दें, हाँ आपके पास कार्ड लोड हो जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कनेक्शन वो पूरा वो TCP का हैंडशेक ये वो दोबारा होगा, लाजमी है। स्टेट मेंटेन नहीं की जाएगी कि यार स्टेट में था, ठीक है, लेजिटिमेट यूजर था, इसको यहां तक रखो, नहीं, खत्म, दोबारा से आएगा, सब कुछ दोबारा से आएगा। तो ये क्या स्टेटलेस है, सही हो गया। अच्छा, अब HTTP के कनेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन परसिस्टेंट और एक होता है जनाब परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट कैन सेंड ओवर TCP कनेक्शन, फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है। और अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड करना है तो मल्टीपल TCP कनेक्शंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं वेबसाइट पे गया, वहां पे 7-8 गाने थे MP3, मुझे उन सबको डाउनलोड करना था। मैंने सबसे पहले वाले गाने पे क्लिक किया, गाना डाउनलोड हो गया, कनेक्शन खत्म। अब अगर मुझे दूसरा गाना डाउनलोड करना है, मुझे पहले फिर दोबारा वेबसाइट को चलाना है। बात समझ रहे हैं?
एक कनेक्शन पे सिर्फ एक काम, बस खत्म। उसके बाद वन ऑब्जेक्ट पर कनेक्शन, बस। फिर अगर दूसरा गाना करना है, मुझे दोबारा से वेबसाइट के ऊपर जाना है, दोबारा से चलाना है, दोबारा से टीसीपी कनेक्शन बनेगा, फिर अगला गाना डाउनलोड करूंगा, अगली फाइल डाउनलोड करूंगा, फिर कनेक्शन खत्म। फिर दोबारा से तीसरा, अगर मुझे फिर तीसरी फाइल डाउनलोड करनी है तो दोबारा से फिर क्या करना है, तीसरा कनेक्शन बनाना है। ये नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी है। परसिस्टेंट एचटीटीपी पे क्या होता है, एक दफा कनेक्शन चलता है, जब तक उसको बंद नहीं किया जाता तब तक आप जितनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, आ रहा है। आप हर रे को करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपका कनेक्शन चल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। और पता नहीं आप लोगों के पास फेसबुक पे वो है फीचर के नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े अरसे से 10 साल हो गए हैं चला ही नहीं। पहले शायद किसी एक वेबसाइट पे होता था, सोशल मीडिया की, शायद मैंने इस्तेमाल की थी। उसमें होता है क्या कि अगर आपने लॉग इन किया, आप आइडल बैठे हैं, आइडल बैठे हैं, आप कोई कुछ काम नहीं कर रहे, कोई क्लिक नहीं कर रहे, तो आपका लैपटॉप भी स्लीप हो जाता ना, पता ना आपको। लेकिन इस तरह से वो जो वेबसाइट होती है उस पर भी कनेक्शन वो बंद कर देता है। हाँ, नहीं बिल्कुल होता है, लेकिन आपकी पास जो वेबसाइट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो वेब का कनेक्शन, वो सेशन चल रहा होता है, उसको भी किल कर दिया जाता है, सेशन आउट कर दिया जाता है। फेसबुक पे होता था शायद पहले। हाँ, 48 घंटे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लिमिट उन्होंने 48 घंटे कर दी है। लेकिन इसका जहां तक मुझे पता था कि 20 मिनट हुआ करती थी। और जो आप एप्लीकेशंस बनाएंगे, ये टाइम आउट की कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर रहे होंगे सेशन की, कि अगर एक यूजर ने लॉग इन किया और अब वो आइडल है, कुछ नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हैं, उसका कनेक्शन खुद क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये परसिस्टेंट चल रहा है आपके पास एचटीटीपी। आपने जो उसको चलाया, ये परसिस्टेंट चलाया, ठीक है, परसिस्टेंट एचटीटीपी चला हुआ है। अब परसिस्टेंट एचटीटीपी में क्या होगा, जब तक वो टैब बंद नहीं करता कनेक्शन बंद नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कनेक्शन तो चल रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो में हमें खुद से सेशन टाइम आउट लगाना पड़ता है। तो कनेक्शन दो तरह से बंद होगा, या तो आप खुद बंद करेंगे उसे, या फिर आप आइडल छोड़ दें तो एक टाइम आउट होगा जो कि उसको बंद कर देगा। दो तरीके से बंद होगा, ये चीज को ध्यान में रखेंगे। आपके पास परसिस्टेंट एचटीटीपी है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि परसिस्टेंट में, नॉन परसिस्टेंट में क्या सीन है। नॉन परसिस्टेंट में आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग से कनेक्शन बनाना है, फिर कनेक्शन क्लोज करेंगे। अब लेकिन एक चीज है, राउंड ट्रिप टाइम देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ ले राउंड ट्रिप टाइम होता क्या। मेरे पास ये क्लाइंट था और ये मेरे पास एक सर्वर था। राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं कि एक साइकिल मेरे पास कंप्लीट हो जाए, यानी कि रिक्वेस्ट जाए और रिस्पांस आ जाए। मेरे पास यही दो मैसेज है ना, तो समझ लीजिए एक साइकिल है। तो राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं रिस्पांस, रिक्वेस्ट जाने से रिस्पांस आने तक, ये मेरा एक वन आरटीटी है। तो मेरे पास नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी में हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट को डाउनलोड के लिए मुझे 2 आरटीटी चाहिए। क्यों? पहला आरटीटी किसके लिए है, कनेक्शन बनाने के लिए, और दूसरे आरटीटी में क्या करूंगा, एक्चुअली फाइल रिसीव की जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये मेरे पास किसके लिए था, नॉन परसिस्टेंट में। लेकिन परसिस्टेंट में क्या होगा, परसिस्टेंट में वो कहता है रिक्वायर्स 2 आरटीटी। नॉन परसिस्टेंट में हर एक के लिए 2 आरटीटी चाहिए, लेकिन मेरे पास परसिस्टेंट में एज लिटन एज 1 आरटीटी। क्यों? लेकिन पहले वाली रिक्वेस्ट के लिए 2 चाहिए होगा, बाकी सबके लिए क्या चाहिए, 1 आरटीटी। क्यों? देखिए पहले ऑब्जेक्ट के लिए 2 क्यों चाहिए, क्योंकि सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए मुझे फर्स्ट टाइम कनेक्शन तो बनाना है ना। तो पहला आरटीटी किसमें गया, कनेक्शन में, और दूसरा रिसीव करने में। अब बकाया ऑब्जेक्ट्स के लिए मुझे पहला वाला आरटीटी चाहिए ही नहीं, मुझे कनेक्शन बनाना नहीं, सिर्फ फाइल रिसीव करनी है। बात समझ रहे हैं? ये दोनों में फर्क है। अब आ जाते हैं बात पे, आपको टीसीपी की टाइप्स पता चल गई, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, ठीक है, स्टेटलेस पता चल गया, कनेक्शन सारा कुछ पता चल गया। अब एक्चुअली एचटीटीपी को पढ़ते हैं। ये एचटीटीपी का मैसेज होता,
ये समझ लें, डेवऑप्स के करियर में ये मैसेज आप रोजाना ही देखेंगे। सही है, क्योंकि याद रखिएगा आप लोगों को साथ साथ में ट्रबल शूटिंग भी बता रहा हूं, और मैं ऐसे ही बता सकता हूं कि जहां पे जो मॉड्यूल पे जो बात आएगी मैं उसके लिहाज से बता दूंगा कि ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये सिक्योरिटी से, ये ऑपरेशन से, और ये आपके पास ट्रबल शूटिंग से, मॉनिटरिंग से। आपके पास एरर आ रहा है, आपने वेब सर्वर बनाया, उसके ऊपर वेबसाइट होस्ट की, आपने डीएनएस की मैपिंग की, क्लाइंट को लाइव कर दी, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कैसे कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कॉन्फ़िगरेशन खराब कहां पे हुई है? इतना बड़ा आर्किटेक्चर है। वेब सर्वर की तरफ से थी इशू के एपीआई गेटवे में था कि डीएनएस की मैपिंग में है, प्रोपेगेट हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे देख सकते हैं आप लोग? ये चीजों के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स चाहिए जहां से आप लोग पिक करके फिर उस लाइन पे, उस पाथ पे खड़े होकर ट्रबल शूट करेंगे कि क्या इशू है एक्चुअली। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि एचटीटीपी के मैसेज देख लेने से मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि किस जगह पे इशू है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोगों के पास ये एरर बहुत आएगा और ये क्रिटिकल होता है कि वेबसाइट डाउन हो गई, चल नहीं रही, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वेब पेज पे। ये बहुत सुनेंगे और क्लाइंट भी इसके ऊपर बहुत प्रेशर डालता है क्योंकि एक्चुअली बिजनेस डाउन है। ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का पता होना ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप इसके सबसे पहले इस कॉल को हिट करके सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे इशू किस साइड का, क्योंकि एक आर्किटेक्चर में इतनी चीजें होंगी, आप लोगों को पता लगाना कि इशू किस साइड का बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी थोड़ी देर दें, एचटीटीपी से ही बताऊंगा कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कहां का इशू है। आ जाए, सबसे पहले याद रखें ये इसका मैसेज है, समझ ले, हेडर है। हेडर में पहली जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं हमारे जो मेथड्स हैं। ये मेथड कौन कौन से होते हैं? गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, कह लें मेथड्स हैं आपके पास। ठीक है, ये भी बताता हूं गेट मेथड, पोस्ट मेथड ये क्या है, ये समझ आना बड़ा जरूरी है। अभी देखते हैं इनको, डिलीट मेथड, हेड मेथड, ये क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल याद रखें सबसे पहला वर्ड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कौन सी कॉल है जी। गेट की कॉल है, पोस्ट की कॉल है, कौन सी कॉल है, मैसेज कौन सा है? रिक्वेस्ट मैसेज है ना ये। अच्छा याद रखिएगा ये रिक्वेस्ट मैसेज का हेडर है, रिक्वेस्ट मैसेज का, रिक्वेस्ट मैसेज का हेडर है। आप रिक्वेस्ट क्या करने जा रहे हैं? हमारा ज्यादा एम्फसाइज रिस्पॉन्स मैसेज पे होगा। क्यों? एग्जैक्टली रिस्पॉन्स मैसेज जो आएगा वो मुझे बताएगा कि एक्चुअली इशू क्या है। रिस्पॉन्स में पता चलेगा कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, जो मैंने रिक्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट क्या चीज नहीं आई, वो चीज मुझे बताएगी। तो चले पहले रिक्वेस्ट मैसेज समझते हैं, क्योंकि दो ही तो मैसेज होते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा ना। तो पहले रिक्वेस्ट समझ लेते हैं फिर रिस्पॉन्स समझेंगे। अब रिक्वेस्ट में आपके पास गेट का मेथड है, उसके बाद सिंपल अगली चीज क्या है? यूआरएल। ठीक है, जो पेज खुलने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो लंबे लंबे पाथ हो सकते हैं, फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर, फिर फोल्डर के अंदर, फिर कोई फाइल डाउनलोड हो सकता है ना, हो सकते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल का नाम, फिर उसका वर्जन 1.1 जो भी एचटीटीपी के वर्जन होते हैं, वर्जन आ गया। उसके बाद फिर कैच रिटर्न और लाइन फीड। कैच रिटर्न और लाइन फीड तो मैं बता चुका हूं ना, ठीक है, बैकस्लैश n /r, लाइन लीव करने के लिए, आगे जाने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे बता रहा है होस्ट की कि कौन सी क्या है, कहां पे होस्टेड है, एजेंट कौन सा है, ये सारी की सारी चीजें, कोडिंग किस में कर रहा है, ये सारी वो चीजें हैं। इतना कोई इसके अंदर एज सच वो आपको देखने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या देखेंगे? कीप अलाइव। देख रहे हैं कीप अलाइव कितना? 115 सेकेंड, बात समझ रहे हैं? उसके बाद कनेक्शन को भी कीप अलाइव रखा हुआ है आपने, यानी कि ये आपके पास कौन सा मैसेज है? परसिस्टेंट। कैच रिटर्न इसी को तो बोलते हैं, बैकस्लैश n और कैच रिटर्न, ये अगली उसके अंदर जाने के लिए होता है ना। हमारे पास जो होता है सिर्फ लिनक्स पे, वो क्या होता है? उसमें बैकस्लैश n होता है, उसमें कैच रिटर्न नहीं होता। विंडोज में और एचटीटीपी में कैच रिटर्न भी होता है, सिंपल अगली लाइन को लीव करने कर बताने के कि ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हो रही है। कैच रिटर्न होता है बताने के लिए कि लाइन यहाँ पे खत्म है, और बैकस्लैश n किसके लिए होता है? न्यू लाइन के लिए।
तो लिनक्स में वो क्या करता है, वो न्यू लाइन को ही कंसीडर करता है कि मेरी नेक्स्ट लाइन कि लाइन मेरी पहली खत्म हो गई है। मेरी बात समझ आ रही है? कैजेटन बता रहा है कि लाइन यहाँ पे खत्म है, और न्यू लाइन क्या बता रहा है, नई लाइन शुरू करो। लेकिन लिनक्स में कैजेटन नहीं होता, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइन खत्म हो गई? C++ में सेमीकोलन डालते हो ना लाइन खत्म करने के लिए, और उसके आगे ही कुछ लिख दो लाइन, तो वो कंसीडर उसको क्या करता है, नई लाइन है, नई कमांड, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर उसको नई लाइन में प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करते हो, लिखते हो ना। अब मैं वो बता रहा हूं कि इसके अंदर आप बैकस्लैश R जब डालते हो तो ये बता रहा है कि लाइन पहले खत्म हो गई, अगली लाइन के लिए क्या बताना पड़ेगा, बैकस्लैश n। लिनक्स में कैरी रिटर्न नहीं होता, तो उसके अंदर जो करेक्टर है ना न्यू लाइन का ही, वही डिफाइन कर रहा है कि ये लाइन का एंड है। बात समझ रहे? ये चीज होती है। तो चले, ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और एट द एंड फिर आपके पास कैरी रिटर्न और लाइन फीड आ जाएगा, बता रहा है कि हेडर लाइंस यहाँ पे मुकम्मल खत्म। ये देख लें, इस तरह का हेडर होता है, मेथड आ गया, स्पेस आ गई, URL आ गया, स्पेस आ गई, वर्जन आ गया, कैरी रिटर्न आ गया और लाइन फीड आ गया। ठीक है, सिंपल सा आपके पास हेडर इस तरह का होता है, इसका फॉर्मेट है। उसके बाद फिर आपके पास नीचे एंटिटी बॉडी आ जाती है, जो आपके पास आपका मैसेज है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये जो आपके पास इनपुट मेथड्स हैं कौन कौन से हैं, पोस्ट है, गेट है, URL है, इनमें क्या फर्क है? देखें, इसका मतलब ये होता है, और डेवलपर्स ये करेंगे, याद रखिएगा, जब आप कर्ल की कमांड देते हैं, समझ रहे हैं, तो कर्ल का मतलब ही ये है, CURL, इसका मतलब है कि आप किसी एक URL को हिट कर रहे हैं थ्रू कमांड लाइन। इसका डेवलपर्स के अंदर बेस्ट जो टूल है वो है पोस्टमैन, समझ रहे? पोस्टमैन इसका टूल है, पोस्टमैन के ऊपर जाके डिफरेंट कल्स कॉल वगैरह कर के टेस्टिंग अपनी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपने GUI खुद से ब्राउजर पे करना है तो सिंपल URL पकड़े, ऊपर जाएं, पेस्ट करें, एंटर मारें, चल पड़ा, वही काम है। लेकिन इसमें समझना पड़ेगा कि ये जो मेथड्स है डिफरेंट, ये डेवलपर्स के लिए बड़े जरूरी हैं, क्योंकि उनका काम इस चीज पर डिपेंडेंट है। बात समझ रहे? अच्छा, सबसे पहले पोस्ट मेथड क्या करता है, मैं हिट कर रहा हूं और मेरे HTTP मैसेज में गेट लिखा आ रहा है या पोस्ट लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि जो आप डाटा यहां से रिक्वेस्ट करते हुए भेजना चाहते हैं, वो भेजेंगे कैसे? मेरी बात फिर समझे, मैं अपने कर्ल की कमांड में ही जो इस वेबसाइट को मैं हिट कर रहा हूं, मैं अपनी कर्ल की कमांड में ही अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेजना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये वेबसाइट को हिट करेगा तो वहां पे एक लॉगिन पेज चलेगा, और लॉगिन पेज के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड और ईमेल डालना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? तो मैं अपनी कर्ल के अंदर ही क्या कर रहा हूं, पासवर्ड और ईमेल डाल के भेज रहा हूं। मेक सेंस? ठीक है, तो ये मेरे पास मेथड्स हैं डिफरेंट, कि ये काम मैं किस तरह कर सकता हूं, इसलिए इसको इनपुट मेथड बोलते हैं। कि रिक्वेस्टर जो इनिशिएटर है, क्लाइंट है, वो सर्वर को कुछ इंफॉर्मेशन भी दे के भेज रहा है, सिर्फ सर्वर को हिट नहीं कर रहा, कुछ इंफॉर्मेशन भी साथ ही दे के भेज रहा है, अपलोड कर रहा है, उस मैसेज में इंफॉर्मेशन भी जा रही है। तो वो कैसे जा रही है, उसके मेथड्स होते हैं। पोस्ट मेथड है सबसे पहले, वेब पेज ऑफन इंक्लूड्स फॉर्म इनपुट। जब आप लोग HTML लिखते हैं, उसमें अगर कोई फॉर्म बना हुआ, फॉर्म बनाया कभी किसी ने HTML में? ठीक है, वो फॉर्म होता है, फॉर्म इनपुट, उसके बाद इनपुट होती है, उसमें आप टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड के लिए प्लेस होल्डर वगैरह सारी चीजें होती हैं उसमें। अब ये जो बात कर रहा है वो यही कर रहा है कि पोस्ट मेथड्स ऑफन इंक्लूड्स क्या, फॉर्म इनपुट्स। वो जो फॉर्म्स इनपुट आ रही होती है उनको इंक्लूड कर रहा होता है ये, ठीक है, और ये अपलोड हो रही होती हैं टू द सर्वर इन द एंटिटी बॉडी। मेरी बात को समझे, ये सर्वर को जा रही होती हैं, लेकिन किसके अंदर बैठ के, एंटिटी बॉडी में। एंटिटी बॉडी क्या है, ये है हेडर के नीचे, कहां पे, यहां पे। इसको खत्म होने के बाद जो एंटिटी बॉडी है,
नीचे हेडर के बाद जो नीचे बॉडी है उसके अंदर जा रहा होता है पोस्ट, समझ रहे हैं? सर्वर को उसके अंदर ये वैल्यूज जा रही होंगी। अच्छा, यूआरएल मेथड क्या करता है? यूआरएल मेथड गेट मेथड को यूज करता है, यानी कि यूआरएल गेट एक ही चीज है, यूआरएल और ये एक ही चीज है, कोई मुश्किल नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो आप लोग अपने यूआरएल हिट करते हैं, जो यूआरएल हिट करने जा रहे हैं, ये तो बड़ा एक अच्छा वे था पोस्ट का कि HTTP के मैसेज के अंदर हेडर के नीचे जो एंटिटी बॉडी है उसमें से जा रहा है, उसमें जा रही है मेरी इनपुट, मेरा पासवर्ड और मेरी मेल उसमें जा रही है। लेकिन आप जरा गौर करें, यूआरएल में और गेट मेथड में क्या हो रहा है, जो मैं यूआरएल लिख रहा हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल www.facebook.com, उसी यूआरएल के अंदर ही वो इनपुट को इंक्लूड करके भेज रहा है। बात समझ रहे हैं? कभी इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको आपका पासवर्ड और यूजर नेम यूआरएल में लिखा हुआ नजर आएगा। ये बहुत वर्नरेबल है, ये मेरी बात को ज़हन में रखिएगा। यूआरएल सिर्फ लिंक्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका लिंक किसी ने पकड़ लिया, और ये पकड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो सिंपल एक यूआरएल लिंक, वो लिंक अगर पकड़ लिया तो आपका पासवर्ड और यूजर नेम तो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये गेट की और आपके पास यूआरएल की कॉल है। इसके अलावा आपके पास हेड होता है। हेड क्या करता है? सर्वर टू लीव रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर को कह रहे हैं कि यार ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो मैंने तुम्हें बताया है, ये ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स मैसेज में ना भेजना। समझ रहे हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मैसेज भेजता हूं, समझ रहे हैं, और मुझे पता है आपने रिस्पॉन्स में ये चीजें भेज देनी है, लेकिन मैं अपने मैसेज में आपको कह देता हूं कि यार ये फलानी चीज मुझे ना भेजना, बकाया सब कुछ भेज दो। बात समझ रहे हैं? ये आपके पास हेड का मेथड है। आपके पास पुट होता है। पुट क्या करता है? अपलोड करता है फाइल को इन एंटिटी बॉडी, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जिस तरह पोस्ट है, बिल्कुल जिस तरह पोस्ट है उसी तरह ही पुट पोस्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक चीज और है, एंटिटी बॉडी में रखेगा तो सही, लेकिन स्पेसिफिक पाथ को स्पेसिफाई भी करेगा, ठीक है। यानी कि जब सर्वर को जाएगा तो सर्वर को पता चलेगा कि ये जो एंटिटी बॉडी में फाइल आ रही है ये स्पेसिफिक पाथ के लिए माउंटेड है, और वो स्पेसिफिक पाथ किधर डिसाइड है? जो यूआरएल में जा रहा होगा। यानी कि इसको इस तरह से समझें, इनपुट मेरी पहले यूआरएल में जा रही थी, किसके अंदर? गेट के अंदर, यूआरएल के अंदर, समझ रहे हैं। फिर बाद में मैंने क्या किया, पोस्ट के अंदर मैंने कहा नहीं नहीं ऊपर नहीं है, ये एंटिटी बॉडी में है। फिर मैंने पुट में कहा नहीं 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 ये लिंक है यार, लिंक मैंने किधर दिया? यूआरएल में। और बाद में वैल्यूज किधर दी? एंटिटी बॉडी में। और सर्वर को पता लग गया, वो लिंक में जाता, चाहिए पड़ी होके उठा लेता। समझ रहे हैं? ये पुट मेथड है। और डिलीट मेथड क्या करता है? डिलीट कर देता है स्पेसिफाइड फाइल को जो कि यूआरएल फील्ड में आ रही होती है। तो यूआरएल में पड़ी होगी ऊपर, उसको डिलीट कर देगा अगर आपने डिलीट की कॉल भेजी है। तो जब समझ लें आप अपनी कोई पोस्ट वगैरह डिलीट करते हैं फेसबुक से, तो रिक्वेस्ट कौन सी जा रही होगी HTTP की? समझ रहे हैं? डिलीट कॉल जा रही होगी, वो डिलीट कर देगा। तो याद रखिएगा, आपका वो जो यूआरएल होगा उसमें फॉर एग्जांपल आपकी एक इमेज थी, आप उसको डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें याद रखिए वो इमेज तक का पूरा यूआरएल बनेगा, फेसबुक डॉट आगे फिर होम फिर पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद फिर जाके वो एक्चुअली इमेज का नाम होगा। वो उस इमेज को कॉल जब जा रही होगी HTTP के मैसेज में, तो उसमें जो रिक्वेस्ट मैसेज होगा उसमें जो मेथड होगा वो डिलीट का होगा, वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। तो ये आपके पास मेथड टाइप्स हैं, ज़हन नशीन कर लें। ये कौन सी मेथड टाइप्स हैं? जो कि रिक्वेस्ट मैसेज में होती हैं। रिक्वेस्ट मैसेज जो कि क्लाइंट भेजता है, जो आप लोग सेंड करते हैं। और ये मेथड किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इनपुट देने के लिए। उस यूआरएल जिसको आप हिट कर रहे हैं उसके साथ किसी इनपुट को देने के लिए आप ये चीजों को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। सर ये आ गया रिस्पॉन्स मैसेज, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, ज्यादातर डेवलपर का काम है, उसको समझ आना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर से हम पहला क्वेश्चन करते हैं, सर कॉल केड़ी की थी? गेट दी की थी, पोस्ट दी की थी, कौन सी की आपने कॉल? समझ रहे? हम लोग उससे सबसे पहले ही पूछते हैं कॉल कौन सी कर रहा है यार तू?
फिर चले उसने हमें कॉल का नेम भी बताया। मेरी बात को समझिएगा, मैं रिस्पॉन्स मैसेज क्यों कह रहा हूं जरूरी है। उसने मुझे नहीं बताया कि वो कौन सी कॉल कर रहा है। जाग जाए बेटा, जाग जाए, शाबाश शाबाश, ठीक है। मुझे पता है बड़ा बोरिंग सा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद खान साहब को हिलाऊं। लेकिन चले, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे पता थ्योरेटिकल है, लेकिन याद रखिएगा ट्रबल शूटिंग के अंदर आपके काम आने वाली है। बिलीव मी और नॉट, आपको एरर्स आएंगे। आपका पहली जगह ये है, आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसकी R&D करनी किधर है। चलें वापस आते हैं। अब इसके अंदर रिस्पॉन्स मैसेज में अगर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि डेवलपर ने कौन सी कॉल की है, डजंट मैटर, पता चल जाए बेटर है, मेरी थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग और स्पेसिफिक हो जाएगी। कैट की कॉल है, पता लग जाएगा क्या क्या चीजें जा रही, कहां पर जा रही, समझ रहे हैं? ये क्यों मुझे पता चलेगा? लाइक फॉर एग्जांपल डेवलपर मुझे कहता है यार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वेब सर्वर से रिस्पॉन्स, तो मैं कहता हूँ यार क्यों नहीं आ रहा? तो कहेगा ये तुम्हारा काम है। मैं कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कॉल कौन सी कर रहा है। वो मुझे कॉल अगर नहीं बताता और मैं जाता हूं और मुझे अगर पता चलता है कि बैड ऑथेंटिकेशन का इशू है, मेरी बात को समझे, बैड ऑथेंटिकेशन का इशू है, तो अगर मुझे इनपुट मेथड पता होता तो मेरे लिए क्रेडेंशियल्स देखना आसान था। खुद सोचें, खुद सोचें। अगर मुझे कहता है मेरी गेट की कॉल है, तो मेरे लिए कितना आसान था कि मैं क्रेडेंशियल्स को कहां पर देखता? सिंपल यूआरएल में। और आपको भी पता है कि डेवलपर्स ऐसा नहीं करते कि प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हो, उन्होंने भी कोई इंक्रिप्शन की होती है। अगर गेट की कॉल भी जा रही है तो उसको भी सिक्योर करके भेजते हैं। तो ऊपर अगर उसने वेरिएबल के नाम ही दिए हैं, कोई टोकन दिया, वैल्यू कुछ दिया, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि इसके यूआरएल में जा रही है ये चीज। मैं यूआरएल में देख लूंगा, अपने पास मैच कर लूंगा कि क्या ये टोकन वैलिड भी है, क्योंकि ये बहुत इशू आना है। आप लोग थर्ड पार्टी टूल्स यूज करते हैं, लाइक स्ट्राइप, लाइक JWT, Node.js वगैरह के लिए, इंक्रिप्शन के लिए, टोकन के लिए। ये JWT होता ही JSON वेब टोकन होता, समझ रहे हैं? इसके ऊपर वेबसाइट्स चल रही होती हैं, वो यकीन करें इनके ऊपर चल रही होती हैं। वो जाता है ऑथेंटिकेशन करता है, फिर आपकी वेबसाइट चलती है। ये चाहिए आपको, बड़े बड़े क्लाइंट्स इन्हीं को यूज करते हैं। तो अब उसके अंदर ये टोकन्स कहां पर मिलेंगे? मुझे कॉल भी मिलेंगे ना यार HTTP की। अब मेरे लिए आसान था अगर मुझे डेवलपर बता देता कि यार गेट की कॉल है, मैं कहां पर देखता? यूआरएल में। अगर मुझे बता देता पोस्ट की कॉल है, तो मैंने यूआरएल को देखना ही नहीं था, मैं सिंपल एक्सपेक्ट करके नेटवर्क में जाता, नीचे देखता, तो मुझे बॉडी में मिल जाती। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा खपना पड़ेगा। मैं खुद देखूंगा कौन सी कॉल है, समझ रहे हैं? मैं खुद वो लेकिन निकाल लेंगे हम लोग, थोड़ा सा खपना ही है ना। अगर यूआरएल में नहीं मिलेगा तो एंटिटी बॉडी में होगा, नहीं तो किसी लिंक के आगे होगा, इसी तरह ही होगा ना, और तो कहां पे ही होगा। मुझे थोड़ा सा खपना पड़ेगा, लेकिन वो मैं कर लूंगा। लेकिन रिस्पॉन्स मैसेज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा अगर वो नहीं भी बताता डेवलपर कौन सी कॉल है, तो थोड़ा सा खप लूंगा, लेकिन मैं निकाल लूंगा कि कहां पे क्या इशू है। रिस्पॉन्स मैसेज में देखते हैं, एक मिनट। रिस्पॉन्स मैसेज में क्या करेंगे? रिस्पॉन्स मैसेज में मैं देखूंगा स्टेटस क्या। इसके अंदर मेरे पास कोई पहले इनपुट मेथड नहीं है, क्योंकि इनपुट मेथड तो रिक्वेस्ट की कॉल में होता है, रिस्पॉन्स मैसेज में नहीं होता, रिक्वेस्ट मैसेज में होता है। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स आया है मेरी कॉल के अगेंस्ट। अब मुझे पता चलेगा क्या मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सीड हुई है या फेल हुई है। समझ रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट क्या हुई है, सक्सीड हुई है या फेल हुई है। इसमें सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल का नाम, उसका वर्जन, ये स्टेटस है। बकाया वही चीज है, बकाया उसके बाद सर्वर का बता रहा है, कौन सा सर्वर है, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, डेट क्या है। इनमें से कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। उसके बाद डाटा आ जाता है नीचे सारा का सारा, ठीक है, सिंपल सा है। लेकिन इसमें मैटर क्या करेगी चीज, ये इसमें एक और चीज मैटर करेगी। वो क्या? वो आप देखेंगे अपने रिक्वेस्ट मैसेज को नेटवर्क में कि वो कौन से IP को हिट कर रहा, और नीचे इधर ही आ जाता है आपके पास कौन सा सर्वर है ना, बता रहा ना, उधर नीचे आपके पास IPs भी आ जाते हैं। अब आप जरा गौर करें, जब आपने एक वेबसाइट को एक सर्वर पे होस्ट किया सब कुछ चलाया चला,
लेकिन आपके पास बैड गेटवे आ रहा है, एरर आता है ना, बड़ी दफा आएगा 542 बैड गेटवे, और ये डेवऑप्स के लिए सबसे समझ नाइटमेयर है। ये हमारी वजह से ही आ रहा होता है, हमारा कोई इशू होता है, और ये समझ लें कि तब सबको पता होता है कि हम डेवऑप्स ਨੂੰ फाड़ लो, ठीक है। अच्छा, अब बैड गेटवे आने की मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन मैं आपको एक वजह बता दूं सबसे बेस्ट, वो क्या है कि जो आपकी रिक्वेस्ट गई है उसको सर्वर नहीं मिला, या सर्वर मिला है तो सर्वर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या सर्वर में कोई इशू है, ये पक्की बात है, ठीक है। आपने अपना बैकएंड देखना शुरू कर देना जब 502 बैड गेटवे आ गया, क्योंकि जनरल एरर होता है और ये बड़ी वजह से होता है। अब इसके अंदर एक बड़ी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल जिस सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट होस्टेड थी उस सर्वर पे राउट ही नहीं हो पा रहा, आईपी मुख्तलिफ है, आपने किसी और मशीन का आईपी दिया हुआ है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे एक्चुअल सर्वर पर जा भी रही है कॉल के नहीं? देखें, सबसे पहले सर्वर वेबसाइट नहीं चल रही, आप आए, आपने देखा ओ बैड गेटवे, अच्छा ये मेरा ही एरर है, आपने सिंपल साथ क्या किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, नेटवर्क में गए, रिफ्रेश मारा, आपको इस तरह का रिस्पांस मैसेज आ जाएगा। रिस्पांस मैसेज में आपने ऊपर स्टेटस देखा जी, यहाँ पे 200 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा 542, को पता लगा जी बैड गेटवे है, सर्वर एरर है। आप उसी वक्त उसको ऐसे क्लिक करके नीचे देखेंगे तो आपके पास आईपी लिस्ट होगा या यूआरएल लिस्ट होगा, सर्वर का यूआरएल भी तो होता है ना, तो फिर डीएनएस मैपिंग के थ्रू भी कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं है हमेशा आईपी हो। रुक जाएं, कई लोग मुझे लगता है रह गए पीछे। बेटा आप लोगों को समझ आई है? आपको बेटा हाँ क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो रह जाएंगे आप लोग। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने आपको कहा मैंने मशीन्स बनाई हैं और उसके ऊपर एक वेबसाइट को होस्ट किया, अब वो नहीं चल रही है मेरे पास। मैंने सबसे पहले क्या किया, अपनी कॉल देखी, मैंने जो यूआरएल हिट किया था उसको किया, मैंने राइट क्लिक किया, ब्राउजर पे इंस्पेक्टर नहीं होता, इंस्पेक्ट होता है ना, आपने इंस्पेक्ट किया, उसमें नेटवर्क का टैब होता है, हम नेटवर्क के टैब पे क्लिक करते हैं और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं अपनी रिक्वेस्ट को। जब रिफ्रेश करते हैं वो नेटवर्क में तमाम जो उसकी ट्रैफिक थी वो सारी की सारी आ जाती है। उसमें आप सबसे पहले स्टेटस देखते हैं, आपके पास डिफरेंट स्टेटस होते हैं रिस्पांस मैसेज में। 200 का मतलब होता है एवरीथिंग इज ओके, मुझे रिस्पांस आ गया है, ग्रीन सिग्नल। अभी मैं बताता हूँ हर नंबर का क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पे ग्राफ भी दे देना, ठीक है, आगे पास तमाम चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अगर 200 नहीं आता, बैड गेटवे का आ रहा था, बैड गेटवे का जो नंबर होता है वो होता है 542, 541, ये होता है, ठीक है। 542 आ गया फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको कह रहा हूं ये मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है, लेकिन होगा आपके एंड पे ही, सर्वर्स पे कोई ना कोई इशू होगा, ठीक है। मैंने जनरली बता दिया था कि इसका मतलब होता है कि सर्वर से रिस्पॉन्स या तो आया नहीं, या कुछ चीज खराब है, उसको देखें जाके, नहीं सही इतना रिस्पॉन्स आया, कोई रिवर्स प्रॉक्सी खराब है या कुछ भी हो सकता है, आपने अपने एंड पे देखना है। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा, अच्छा मैंने क्लिक किया, टेस्ट किया उसको, मेरे पास 542 बैड गेटवे आ गया, मैं उधर ही सब क्लिक करता हूँ, या यहाँ पे ये जिसका सर्वर लिखा है ना, इसके नीचे कुछ एंट्रीज होती है, तो मैंने जनरल आपको रिस्पॉन्स मैसेज दिखाया ना, इसमें कुछ एंट्रीज होंगी लाइक आईपी एड्रेस ऑफ माय सर्वर, मेरी मशीन का आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस में मैच करूंगा अपनी मशीन से जाके कि क्या ये वही आईपी एड्रेस है जिसमें मैंने अपनी वेबसाइट होस्ट की है, बात समझ रहे, ट्रबल शूटिंग के लिहाज से, क्योंकि तब मैं मैच करूंगा कि हाँ भाई मेरे मशीन तक रिक्वेस्ट जा रही है, उससे आगे पंगा है कोई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस ही खराब हो, आईपी एड्रेस अगर मेरा खराब है, मैंने किसी और मशीन का आईपी एड्रेस दे दिया, तो अब इस वक्त मैं अपने सर्वर के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करता रहूंगा तो उसका फायदा कोई नहीं, बात समझ रहे हैं। मेरा इशू कहां पे था, राउटिंग का, मेरी बात को समझ लें, ट्रबल शूट करना पड़ेगा, डेवऑप्स का काम ही है, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं आपको फ्लो बता रहा हूं, स्टार्ट का पहला स्टार्ट का फ्लो ही है कि पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई में सही सर्वर को पॉइंट हो रही है चीज, क्योंकि कई दफा एट द एंड पता ही ये चलता है कि सर्वर को पॉइंट ही नहीं हो रही। अच्छा, इससे भी पहला स्टेप है एक, वो क्या, डीएनएस मैपिंग देख लें अपनी, सही वो हुई है। कई दफा ऐसा होता है आप लोग सही आईपी को राउट कर रहे हैं लेकिन वो डीएनएस मैपिंग नहीं की होती, वो डीएनएस के राउट्स नहीं बनाए होते। ये क्या बात हुई, मैं आपको बता रहा हूँ डीएनएस क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेरी वेबसाइट थी www.corvid.com,
और मेरे पास मशीन थी, उसका एक आईपी था, इस पे मैंने वेबसाइट होस्ट की। मैं चाहता हूं आईपी पे ना चले, कोई बंदा corvette.com लिखे तो इस मशीन से मेरी वेबसाइट चल पड़े, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए मुझे डीएनएस की मैपिंग करनी पड़ती है। वो मैं बताता हूँ कौन से रिकॉर्ड होते हैं, ए रिकॉर्ड, सी नेम, ये कौन कौन से होते हैं बताऊंगा। लेकिन वो मैपिंग करनी पड़ती है कि ये सी नेम का रिकॉर्ड है और ये उसका आईपी है। अगर कोई बंदा इस यूआरएल को हिट करता है तो वो क्या करे, इस मशीन पे ऑटोमेटिकली राउट करे और इस मशीन से मुझे रिस्पॉन्स दिखाए वेबसाइट का। आप मेरी बात सुने, आपने रिस्पॉन्स मैसेज देखा, उसके अंदर आईपी भी ठीक है, अगर डीएनएस मैपिंग नहीं हुई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आना। बात समझ रहे हैं? आईपी भी ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, क्या करेंगे? ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रिस्पॉन्स मैसेज में स्टेटस देखने के बाद आप लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या सही सर्वर को कर रहा है ये। यहाँ पे उसने सर्वर लिखा हुआ है ना, अपाची 2.0.52। मैं फिजिकल वालों से बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो ऑनलाइन वालों को कह रहा था। सर ये हमारे पास लाइट जरा डाउन हो गई है, तो हमें 2 मिनट दें, इसको जरा चलती है तो फिर दोबारा करते हैं। और सर ठहर जाए, ठहर जाए। वो किधर गया मुजाहिर? मैं भी वो करवाऊंगा टोटल। यार उसको क्या क्या लाइट नहीं है उसको, नहीं नहीं वो जनरेटर चलाता है, उसको क्या है, क्या किया है? होती है, लाजमी नहीं है हमेशा आईपी एड्रेस हो। फॉर एग्जांपल चले ठीक है, वेट कर रहे हैं हम, वेट कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। बेफिक्र नहीं है, सब कुछ कराना मैंने। अच्छा मैं कह रहा था, आ जाए वापस आ जाए। आप कह रहे थे कि सर हमेशा वो आईपी को एंट्री डालनी पड़ेगी। देखो अगर मेरी मशीन है या EC2 इंस्टेंस है या कोई एजर की मशीन है, अगर उस पर वेबसाइट होस्टेड है तो तब मुझे क्या डालना है, आईपी डालना है। मुझे अपने डीएनएस की एंट्री में अपने यूआरएल के गेस आईपी ही डालना है, ए रिकॉर्ड बनाऊंगा, लाजमी सी बात है। लेकिन अगर मैंने उसी इंस्टेंस के आगे, EC2 इंस्टेंस के आगे क्या लगा दिया, लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर का आईपी नहीं होता, उसका डीएनएस यूआरएल होता। समझ रहे हो? अब मुझे क्या बनाना है, मुझे अब ए रिकॉर्ड बनाना है या मुझे सीएम एंट्री बनानी है? समझ रहे हो? डीएनएस में ही मैं ये बताता हूँ क्या होती है, मैं ये बताऊंगा। हाँ हाँ, सीन है, उसमें होता है डीएनएस टू डीएनएस और यूआरएल टू यूआरएल मैपिंग होती है। मैं बेटा मैं कराता हूँ, ये थोड़े तेज है, इनको थोड़ा आगे जाने की ना वो है। घबराए नहीं सफर भाई, कराता हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, वो करती हैं, वो डाटा वगैरह को करता है, हाँ उसको करता है। लेकिन एक बात बताऊं, पॉसिबल है करता हो, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में नहीं देखा। इंक्रिप्शन करता है, हाँ इसको देखना जरा, क्योंकि पॉसिबल है करता हो, हेडर वगैरह को भी करता हो, पॉसिबल है। लेकिन मैंने आपको ये पता क्यों कहा, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट लगे होने के साथ जब मैं ट्रबल शूट करता हूं तो उसके अंदर मुझे इंक्रिप्टेड चीजें नहीं मिलती। जिस बंदे को एक्सेस नहीं भी है ना, वो भी खोलता तो उसको भी इंक्रिप्टेड नहीं मिलता, मैंने इसलिए कहा आपको। समझ रहे? उसमें डाटा जो आएगा एंटिटी बॉडी, मेरे ख्याल से सिर्फ उसको इंक्रिप्ट करेगा, बाकियों को नहीं। इसको देखना पड़ेगा, मैंने क्योंकि इसको खुद नहीं देखा। अच्छा इसमें भी ना प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल वेरी करेगा, लाइक जिस तरह भाई कह रहे थे लेस इंक्रिप्ट है। अब लेस इंक्रिप्ट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, MD5 या शॉ इंक्रिप्शन के लिए? MD5 करता है, शॉ भी करता है मेरे ख्याल से, वो 2-3 प्रोटोकॉल यूज करता है बल्कि।
मोस्ट कॉमनली वैसे MD5 है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि AES भी इस्तेमाल करते हैं कुछ, AES और DES। ये आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब ना क्रिप्टोग्राफी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये साइफर्स वगैरह और ये हैशिंग और ये जो होती है ना इंक्रिप्शन, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, शाह हो गया, MD5 हो गया, इस तरह के प्रोटोकॉल्स है, AES है, DES है, Kerberos है, ये सारे के सारे इंक्रिप्शन के वो हैं। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट सर्टिफिकेट्स जो अब बनते हैं ना, उसको इंक्रिप्ट करने के मॉडल्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इंक्रिप्ट करने का मॉडल क्या होता है, अगर मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा A, तो A के लिहाज से वो कोई ना कोई रैंडम नंबर निकाल देंगे, बना देंगे। वो किस तरह बनाते हैं, की किस तरह बनाते हैं, वो AES तो 128 बिटें बदलता है बार बार, उसके साइकिल होते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है इंक्रिप्टेड को, उस साइफर को, हैश को, जो भी आप कह लें। तो ये काम इस तरह से चल रहा होता है। तो आप जो SSL सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसके पीछे ये लगे होते हैं प्रोटोकॉल्स, इसके थ्रू वो सर्टिफिकेट बनते हैं। हाँ, आ गया, ओके। अब इसके थ्रू जब वो सर्टिफिकेट्स बनते हैं, तो उसमें आपके पास लाजमी नहीं है कि हर सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक ही प्रोटोकॉल यूज कर रही हो। मैं वही डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मुझे इसका इतना वो याद नहीं है, और ना इतना वो से जरूरी होता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन आप अच्छी अथॉरिटी से ले लें, AWS से लें, AES सबसे बेस्ट है। AES3 भी है, आएगा कुछ इस तरह करके, देखा है वो आपने, मुझे लगता है AES3 भी है, उसके अंदर और बिट्स बढ़ा दिए उन्होंने, लेकिन वो सेपरेट, वो AES भी बहुत हैवी है। लेकिन उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स एनक्रिप्ट यूज कर रहा हूं, तो वो MD5 यूज कर रहा है या शॉ यूज कर रहा है, लेकिन अगर मैं AWS से लेता हूं, ACM से सर्टिफिकेट, तो पॉसिबल है वो AES यूज कर रहा है, तो प्रोटोकॉल कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो उसे हमारा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसी इंक्रिप्शन के लिहाज से वो चीज होती है। बहरहाल वो अलग बहस है, आगे चलते हैं। अब अगली चीज, सबसे पहले जब मैंने सर्वर को सेटिस्फाई कर लिया कि भाईजान राउटिंग सही जा रही है, अब मुझे अगली फर्दर चीज का पता चल गया बैड ऑथेंटिकेशन की वजह से कि मेरा एरर किधर होगा, सर्वर पे। अच्छा, अब एक चीज और है, राउटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई। पहली चीज DNS, दूसरी सर्वर के ऊपर सही जा रहा है। अब तीसरी चीज देखनी पड़ेगी, अगर मैंने रास्ते में कोई लोड बैलेंसर लगाया, कोई API गेटवे लगाया, एग्जैक्टली लगते हैं, ये सर्वर के ऊपर लगे होते हैं, जो एक्चुअली वेबसाइट होती है वो इनके ऊपर होस्टेड नहीं है, वो पीछे है इनके होस्टेड। ये सारे आर्किटेक्चर में बताऊंगा कि लोड बैलेंसर, API गेटवे और रिवर्स प्रॉक्सी, ये तीन चीजें हैं, ये तीन लगी हो सकती हैं, ये तीनों की कहां कहां इस्तेमाल होंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आप लोगों से पूछा जाएगा, बीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर लीड और बीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये एक वेबसाइट है, इसको होस्ट किया जा रहा है, यू टेल लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना है, API गेटवे इस्तेमाल करना है कि रिवर्स प्रॉक्सी इस्तेमाल करनी है। बात समझ रहे हैं? आप बताएंगे और आप उसको कॉन्फ़िगर भी करके देंगे। अच्छा, अगर आप AWS पे या किसी क्लाउड पे हैं, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना, API गेटवे कॉन्फ़िगर करना कोई बड़ी बात नहीं है। Nginx में रिवर्स प्रॉक्सी मैं चलाना सिखा दूंगा को कैसे चलता, वो भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है उसके अंदर भी, वो भी आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अब राउटिंग के लिए दोबारा सोचें, आ रहा है, अब हो सकता है जब मैंने API गेटवे लगाया तो मैं API गेटवे का IP देता हूं, समझ रहे हैं? अब मेरा किसका IP है, API गेटवे का। अब जब ये जो मुझे रिक्वेस्ट यहां पर रिस्पांस मैसेज में दिखाएगा, तो वो IP किसका आएगा, API गेटवे का। अब मुझे यहां, और मैं एंट्री DNS में किसकी करूंगा, एग्जैक्टली बात समझ रहे हैं? राउटिंग की समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये टोटली नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। API मेरी आया रिक्वेस्ट DNS से API गेटवे पे, अब API गेटवे पे मैंने बैकएंड कॉन्फ़िगर किया होगा, और उस बैकएंड में किसका IP होगा, सर्वर का। और API गेटवे पे अलग से लिसनर्स और रूल्स बनाए होंगे मैंने कि ये रूल है, अगर ये फलाना IP एड्रेस, अच्छा देखें, मेरे पास मेरी 6 वेबसाइट्स हैं, एक ही सर्वर है, एक ही बैकएंड है, और वो पॉसिबल है बैकएंड मेरा क्यूबरनेटिस हो सकता है, मेरा क्यूबरनेटिस का आईपी हो सकता है, और क्यूबरनेटिस में मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट किया हुआ है। अब मुझे बताएं, API गेटवे से आया, API गेटवे से मेरे पास DNS से API गेटवे पे आया, API गेटवे के अंदर मैंने रूल्स लिखे हैं, अगर ये फलाना IP है, ठीक है, अगर ये फलाना एड्रेस आया, URL आया, तो
इसको इस बैकएंड पे तो ले जाना है, लेकिन उसके अंदर फिर राउटिंग करनी है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कुबरनेटिस में हम कैसे करेंगे। उसमें फिर राउटिंग करनी है कि अगर तो ये यूआरएल है तो इसको इधर मैप कर दो, अगर ये वाला यूआरएल है इसको इधर मैप कर दो, अगर ये वाला यूआरएल है तो इसको इधर मैप कर दो। अब यहाँ पे आपको पता है कि ट्रबल शूटिंग कितनी लंबी चौड़ी हो गई। क्यों? सबसे पहले आपने देखा डीएनएस की मैपिंग ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एपीआई गेटवे। आपने एपीआई गेटवे को देखा, डीएनएस की मैपिंग ठीक थी, परफेक्ट, आगे चलो। अगली चीज फिर नहीं आ रहा, आप देखेंगे क्या मेरा बैकएंड का आईपी ठीक डला हुआ है बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन में एपीआई की। आप वो जाकर देखेंगे आपका आईपी ठीक है, परफेक्ट, आप आगे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर मेरी डिवाइस है, सबसे पहले आप लोगों ने हेल्थ देखनी है अपने बैकएंड की। जब भी आप लोग, मेरी बात को समझ लें, जब भी आप लोग काम करेंगे लोड बैलेंसर के साथ, एपीआई गेटवे के साथ, आपको हेल्थ का फैक्टर लगाना पड़ेगा। हेल्थ क्या होती है? आप एक हेल्थ का पाथ डिफाइन करते हैं अपनी एप्लीकेशन के कोड में। मैं फिर से बता रहा हूं, आप एक हेल्थ का पाथ डिफाइन करते हैं अपने एप्लीकेशन के कोड में। नोड में भी करते हैं, पाइथन में भी करते हैं। उसमें होता है कि आप कहते हैं जी /health, वो कोडर करता है, आपको कोड समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये कोडर से डिफाइन करवाना है। मेरे साथ ऐसा बड़ी दफा हुआ है कि मेरा बैकएंड अप ही नहीं हो रहा और मुझे बार बार क्या आ रहा है इशू, 542 बैड गेटवे, 542 बैड गेटवे। अब डेवलपर्स कंटिन्यूअसली मुझे पॉइंट कर रहे हैं, डेवऑप्स को पूछो, डेवऑप्स का काम है। क्योंकि इतनी दफा ये एरर आ गया हुआ, सबको पता है कि 542 बैड गेटवे, सर्वर इज नॉट रिस्पोंडिंग, डेवऑप्स को फाड़ लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब ये एरर टोटली मेरा है, मैं इसको ऑन करता हूं, लेकिन यहां पर इशू किसका था? डेवलपर का। क्यों? जब आप रिवर्स प्रॉक्सी में जाएंगे, जब आप एपीआई गेटवे में जाएंगे और जब आप जाएंगे लोड बैलेंसर में, तो वो डायरेक्टली काम नहीं करता सर्वर से। वो पहले कहता है इसकी हेल्थ चेक कराओ, ठीक है, आप पैके नहीं है, और वो हेल्थ चेक का यूआरएल आपको डालना पड़ता है। आप यहां भी कॉन्फ़िगर करते हैं अपने पास एपीआई गेटवे में रिवर्स प्रॉक्सी में कि ये हेल्थ का /health होता है, वो लाजमी, ज्यादातर /health है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कई जगहों पे क्यूबरनेटिस के केस में /health और उसके बाद Z लिख दिया गया, हेल्थ इस तरह कर दिया गया, ये पाथ कर दिया गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हेल्थ मैं बताता हूँ, ये पाथ बताया जाता है हेल्थ का। इसको मैं बताता हूँ, इसको कोड में डाला जाता है, कोड में डाला जाता है, और फिर क्या किया जाता है, आपका जो गेटवे होता है या लोड बैलेंसर होता है, इसको कंटिन्यूसली पिंग करता है, या कुछ सेकंड्स के बाद पिंग करता है, वो आप टाइम पीरियड बता देते हो। इस पाथ को हिट करता है खुद से, और अगर उसको ये पाथ मिल जाता है तो उसको पता है कि मेरा सर्वर अप है, कोड चल रहा है। अब जब कोड चल रहा है तो वो इधर ही आपको एपीआई गेटवे पे उसकी हेल्थ क्या दिखा देता है? ग्रीन। मैंने जब लैब करवानी है ना, मैंने ये याद करवाना है सिर्फ, उधर मैं कहानी नहीं सुनानी है वाली, वो उधर उसको शो क्या करा देता है? ग्रीन। अब अगर जरा बात समझे, मैं एपीआई गेटवे पे ट्रबल शूट करता करता आया, मैंने बैकएंड का आईपी देखा, उसके बाद अगर उधर ही खड़ा होके मैं हेल्थ देख लूं, मैं अगर हेल्थ देख लूं उधर ही खड़ा होके, तो मुझे सर्वर के अंदर जाके कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं। अगर हेल्थ ठीक है, हेल्थ अगर ग्रीन है, उस वक्त ही मुझे शो करा रहा है स्टेटस इज अप, तो मुझे आगे जाने की जरूरत कोई नहीं है। मुझे इतना पता है सर्वर से रिस्पॉन्स सही आ रहा है, अब आगे ये गेटवे का इश्यू है कोई। बात समझ रहे? हेल्थ में पता लग गया मुझे। और याद रखिएगा तब तक, और ये मैं आपको अपना बता रहा था एक्सपीरियंस, उसमें क्या हुआ, बैड गेटवे आ रहा है, मैंने अपने लोड बैलेंसर, मैंने अपने उस पर चेक किया, क्यूबरनेटिस यूज कर रहा था, और क्यूबरनेटिस पे मुझे जो इशू आ रहा था वो आ रहा था रीडनेस एंड लाइवनेस प्रॉप का। और मुझे पता है रीडनेस लाइवनेस प्रॉप क्या है, हेल्थ चेक करती है /health के ऊपर। अब उसको वो मिल नहीं रही थी, मेरा क्यूबरनेटिस का पॉड बार बार मेरे कोड के अंदर जाके उस हेल्थ को चेक करना चाह रहा था, उसको मिल नहीं रहा था। मैंने कोड खुद खोल लिया, और मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कोडिंग पढ़ाऊंगा, कोड खुद खोलना पड़ जाता है। यकीन करें आपका काम नहीं है, लेकिन डेवलपर ऐसे छकू है ना, बिलीव मी, मैं आजकल बहुत तंग हूं, मेरी रातें लग रही हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपर्स। ऐसे छकू है ना, यकीन करें, आप उनको नहीं पता होता उन्होंने क्या किया, और उसकी वजह से चीज नहीं चल रही होती, लेकिन वो एक्चुअली डेवऑप्स पे डालते हैं। और ये मेरा बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है, बिकॉज फील्ड में आप लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ेगी।
लेकिन आप लोगों ने, अगर आपको पता है तब आप अपने लीड को, अपनी कंपनी को, अपनी साइड को सेव कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो सर उस वक्त जब सर पे पड़ेगी तो करेंगे तो आप तब भी। तो मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने कोड खोल लिया, मैंने कोड के अंदर पाथ देखे, नोड का कोड था। अब मुझे पता या तो ऐप डॉट जेएस में बनाई होगी या इसने सर्वर डॉट जेएस बनाई होगी या पैकेज डॉट जेएस के अंदर ये कुछ कर रहा होगा। मुझे कोडिंग नहीं आती नोड में, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, मुझे नहीं कोडिंग आती नोड में। लेकिन मुझे काम कर करके इतना पता लग गया कि इसके अंदर इसने कोई ना कुछ किया हुआ है। मैं गया, मैंने पूरी फाइल छानी, कोई हेल्थ का पाथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे बताएं, जब हेल्थ का पाथ ही नहीं है, सर्वर अप होगा कभी? कभी भी नहीं। वो लेकिन एरर तो यही है ना, बैड गेटवे। और सही एरर है, बैड गेटवे ही है, आपकी गेटवे नहीं मिल रहा, उसको सर्वर नहीं मिल रहा। सर्वर अप ही नहीं है तो वो शो कैसे करेगा? लेकिन एपीआई गेटवे मुझे बार बार बता रहा था, जो मेरा क्यूबरनेटिस का वो पॉड है, लीवनेस, रीडनेस और लाइवनेस प्रॉब, वो मुझे बार बार बता रही थी पाथ हेल्थ का नहीं मिल रहा, इसको देख ले जरा। मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त खुद से, बल्कि मैंने डेवलपर को बुलाया, मैंने कहा यार ये हेल्थ नहीं डालनी चाहिए थी। जी 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 फरहान भाई, बिल्कुल डालनी चाहिए थी। मैं कहा डाल ले फिर। और उन्होंने फिर जब डाली, उसको चीज को सेट किया और उसके स्टेटस में ये 200 डालते हैं साथ में। ये क्यों? मैंने आपको बताया 200 का स्टेटस का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट, इट्स अप एंड रनिंग। ये टर्म याद रख लें, डेवऑप्स वाले जब कहते हैं ना कि इट्स अप, तो इसका मतलब है नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है। क्योंकि सिर्फ अप हो जाने से रिस्पॉन्स नहीं आता। मेरा सर्वर अप था, मेरा गेटवे अप था, मेरा डीएनएस अप था, लेकिन इट वाज नॉट इन रनिंग स्टेट। मेरी तमाम की तमाम सर्विसेज अप थी, लेकिन कुछ भी चल नहीं रहा था। हम लोग जब मैसेज करते हैं ना अप एंड रनिंग, तब सबको तसल्ली होती है, हाँ हूं सब कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप लोगों भी ये टर्म्स याद कर लें, अप एंड रनिंग की। अप होती है चीजें लेकिन रन नहीं कर रही होती। और इस सिनेरियो में बिल्कुल यही केस था कि अप थी सब कुछ, लेकिन एक्चुअली रनिंग स्टेट में नहीं था, और वो कोड का इशू निकला एट द एंड। गेटवे का एरर था, मैं मानता हूं हमारी साइड का था, सर्वर डाउन था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोड। एक चीज और याद रख ले, मैं आपको इधर ही बता दूं, मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी ये एचटीटीपी रिस्पांस के साथ ही कनेक्टेड है। वो क्या बात है, वो ये है, याद रखें, आप लोगों से एक काम बहुत करवाया जाएगा। आपको कंपनीज आजकल सर्च करेंगी और वो कहेंगी कि यार माइग्रेशन कर दो। माइग्रेशन क्या मतलब? उनका ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर होता, कहते हैं यार इसको क्लाउड पे ले जाओ। मेरे बेतहाशा क्लाइंट्स हैं। हमजा है क्लास में? वैसे हमजा आया बैक एंड पे? हाँ सुनाओ, हो गया था काम? अच्छा, अब ये बंदा भी रात जाग रहा था और मैं भी जाग रहा था। अब ये कहीं पे सोने लगा, मैंने कहा सो नहीं, मेरा भी क्लाइंट मेरे से लड़ रहा है, तेरा भी लड़ रहा है, जागते हैं दोनों, काम करते हैं। अब मेरा क्लाइंट मुझसे क्यों लड़ रहा था, मैं आपको बताता हूं। वो इस वजह से लड़ रहा था कि जनाब आपने जो मेरा वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं क्लाउड पे, टाइम ज्यादा ले लिया। मैं उसको ये कह रहा हूं सर, पॉइंट ये है कि जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसको आप मुझे कह तो रहे हैं क्लाउड पे माइग्रेट कर दे, लेकिन वो एप्लीकेशन उस हालत में नहीं है कि मैं उसको क्लाउड पे माइग्रेट कर सकूं। ये चीज को ज़हन में रखिएगा। आप लोगों से माइग्रेशन करवाएंगे, और हालांकि ये काम इतना कोई बड़ा नहीं होता, एक छोटा सा काम है डेवऑप्स के लिए, लेकिन करवाएंगे। उसके अंदर आप लोगों को पहले देखना है कि एप्लीकेशन क्या उस फॉर्मेट में है। मैं आपको वही तो बता रहा हूं, इसके अंदर ये हेल्थ वाला काम पहली चीज है। दूसरी चीज क्या, तो आप खुद देखें कि जब मैं क्लाउड पे जा रहा हूं, अब उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि जो मैं पैकेजेस इस्तेमाल कर रहा हूं अपने पास इधर नोड जेएस में, वो मुझे उधर भी EC2 इंस्टेंस वगैरह पे सारे मिले, या वर्जन मैच हो, या चीजें मैच हो, या तो पहले पूरी कन्फिगर करनी पड़ेगी, वो पूरा पूरा एनवायरनमेंट खड़ा करना पड़ेगा, या उनकी सर्विसेज वो चीजें नहीं प्रोवाइड करती। आप लोगों ने नोड 14 में एप्लीकेशन लिखी हुई है, आप मुझे कहते हैं जाके ऐप सर्विसेज पे या इसको लैम्डा पे डिप्लॉय कर दो या बीन स्टॉक पे। बीन स्टॉक 14 की सपोर्ट ही नहीं देता, कोड बदलेंगे सारा। फिर एक और बड़ी एग्जांपल, ये लोग कहते हैं कोड एक जगह पे सर्वर पे पड़ा हो, लेकिन ये जो आपका डाटा है ये सर्वर पे एज अ कोड के अंदर ना पड़ा हो। क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, डाटाबेस भी नहीं, डाटाबेस और चीज है। मेरी इमेजेस है, मेरी वीडियोस है वेबसाइट पे जो मैंने शो करवानी है,
एग्जैक्टली। ये किधर पड़ी होनी चाहिए? ये डाटाबेस में नहीं रखते, बकेट में। अच्छा चलो बकेट में रख दी, लेकिन कोड में जब कोड ही चल रहा है ना, शो तो नहीं चाहिए वेबसाइट पे। वेबसाइट शो हो रही है, इमेजेस नहीं शो हो रही। अब मेरे से यही लड़ रहा था, यार ये इमेजेस क्यों नहीं शो हो रही। मैंने कहा अपने डेवलपर से पूछे। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा देखे आपने S3 बकेट बनवा ली? हाँ जी। मैंने कहा आपने उसके अंदर सारी इमेजेस रख दी? मैं रख दी। मैंने कहा इनके लिंक्स कौन डालेगा कोड में? कोड के अंदर पहले क्या था? पहले HREF लिंक बने हुए थे, जो लोग HTML जानते हैं, बने हुए थे लिंक। उसके अंदर उन्होंने JPG फाइल, वीडियो फाइल रखी हुई थी। अब उसकी जगह पे क्या आना है? S3 बकेट का URL, और वो हर पेज पे चेंज होना है। तो पहले कोड को उस फॉर्मेट में डालना है आपने, फिर क्लाउड पे ले जाना है, नहीं तो नहीं जाएगा। ये मेरी बात ज़हन में रख लें। आपके पास ये लोकल सर्वर्स पे आप लोग हेल्थ चेक्स ना लगाएं, आपका काम कुम चला लेंगे। क्लाउड के ऊपर जब आपने एपीआई गेटवे लगा दिया, आपको हेल्थ चेक लगाना है, नहीं तो आपको एरर आएगा। तो ये चीज को ज़हन में रखिएगा, एमी को इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे माइग्रेट नहीं हो जाता। अब वापस आते हैं स्टेटस। अब पता लग गया आपको सारी। अच्छा अब अगर हेल्थ डाउन होती, रेड होता, तब जाके मैं सर्वर के अंदर लॉग इन करके सर्वर को देखता कि क्या कॉन्फ़िगरेशन में इशू है। बात समझ रहे हैं? फिर मैं देखता पोर्ट सही मैप हुई है, मेरा सर्वर रन कर रहा है, क्यों नहीं रन कर रहा, कोई पैकेज मिस है। वो फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन को देखता, रिवर्स प्रॉक्सी को देखता। हाँ सर, आप क्लाइंट को साफ कहेंगे डेवलपर हायर करें, नहीं तो फिर पता क्या करते हैं? मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना बताता हूं। मैं उसको कहता हूं कि सर इसके पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, वो कहता है ठीक है ले लो टाइम। मैं उसमें क्या करता हूं, मैं अपना दोस्त उठाता हूं डेवलपर, यार ये देखिए जरा सर। और मेरा मेरा आपको मशवरा है, आप लोगों के सामने बैठा है हमजा, माशाल्लाह ये कर रहा है, और इसने मुझे वाह तंग किया वैसे, लेकिन कोई मसला नहीं, काम कर रहा है माशाल्लाह। अब उसके अंदर पॉइंट किया है, पर आवर जाइएगा। अब हमजा फंसा हुआ है मेरे ख्याल से, मैं ही फंसा हूं वैसे, क्योंकि लमसम कर लिया कि यार इतने पैसे है, इसके अंदर कर लो, बस उसको कर रहे हैं। तो अब वो 2 हफ्ते लगवा दे, 3 हफ्ते लगवा दे उसी टास्क पे, फायदा नहीं है। जब आप उसको परावर करते हैं ना, फिर आप क्या करते हैं, आप उसको बस ये कहेंगे ना कि सर कर दूंगा, टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो उसको खुद ही पता लगता है कि पैसे लगेंगे। इस तरह जब आपने लमसम किया होता है ना, तो फिर उसे पता सिर्फ टाइम लग रहा, लगा, उसे कौन से पैसे लग रहे हैं, आपने लमसम किया हुआ है। परावर जाए लाजमी है। कई जगहों पे आपको लमसम करना पड़ता है, देख लें अगर काम थोड़ा उसको करके फटाफट बता दें, पैसे कर लें डिसाइड, लेकिन बराबर जाए। उसमें क्या होता है कि इनकी बात बिल्कुल अरबाज की ठीक है कि डेवलपिंग का इशू होता है, डेवऑप्स को कह रहे होते हैं, और डेवऑप्स को कोड नहीं आता। मैं आपको कोड सीखने की इतना कह भी नहीं रहा कि डेवलपमेंट सीखने बैठ जाए, डेवऑप्स कौन सीखेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप फिर ऐसे सिनेरियो में क्या करें, डेवलपर अपना खुद हायर कर लें, बजाय इसके कि अगर क्लाइंट दे रहा है आपको, वेल एंड गुड, अपना डेवलपर खुद हायर कर ले। वो क्लाइंट को कहते हैं मैं ये काम भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं, उसको यही शो करवाएंगे मैं कर देता हूं। बस क्या करें, डेवलपर हायर कर ले, खुद उसको कहे भाई भाई तुझे इतने पैसे देता हूं, उसमें से भी कमीशन रख ले। और ये होता है, ये करें, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चले, बिजनेस इज बिजनेस, एग्जैक्टली। अच्छा ब्रेक चाहिए आपको? चले सर, फिर 20 मिनट की ब्रेक है, ब्रेक कर ले। हाँ वो एक पाथ होता है, आप स्लैश हेल्थ लिख दो। पता स्लैश हेल्थ लिखते क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो आपके लोड बैलेंसर्स और सर्वर्स है ना, वो इसी को हिट करते हैं। इवन क्यूबरनेटिस भी स्लैश हेल्थ को हिट करता है। वो इसी को जब हिट करता है, या तो फिर आप जाके इनको कॉन्फ़िगर करो, लेकिन क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट में आप इनको कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते हो। आपने एपीआई गेटवे एजर से लिया या अमेजोन से लिया, आप उसके गेटवे के कोड को बदल सकते हो? नहीं, उसमें हेल्थ को ही हिट करना है। अच्छा एजर में वैसे आप हेल्थ का पाथ बदल सकते हो। हाँ कई जगहों पे कर सकते हो, कई जगहों पे कर सकते हो। हाँ हाँ, वहां से दिया आपने, उसको कर लिया। लेकिन आपको बताऊं मजेदार जो वे है ना, देखो एक चीज होती है बेवकूफों के लिए, जो आपसे कह रहे हैं ना बेवकूफी करने को, घबराना नहीं, करवा कर दें, तो पैसे से इंप्लीमेंट होना चाहिए, दैट्स इट।
आप कर दें। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा आ गया ना जो कहता है यार मुझे बेवकूफों वाला काम नहीं करना, मुझे अच्छा काम करना, उसके लिए आप सजेस्ट यही करोगे कि सर अपने डेवलपर को कहें इतना सा ब्लॉक है, मैं भी दिखाता हूँ, इतना सा ब्लॉक है, नोड का कोड का दिखाता हूँ, वो ब्लॉक आप क्या करें, कोड में डेवलपर को क्या रख दे, वो नहीं रखता, मैं रख देता हूँ। वो हेल्थ के साथ ही चलता है, वो स्टैंडर्ड है सर, वो स्टैंडर्ड है, वो हाँ, उसको उसको बस सेट कर दें। कोड के अंदर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर मेरी ब्रेक नहीं होती। क्या करें। क्या लिखना था। जी सर बताएं।